स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग घटना चक्र के दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। घटना चक्र जो दृष्टि आया है उसका दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। देखिए, हमारे जो लेक्चर ले रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, घटना चक्र आप लोग भी पढ़ सकते हैं। बशर्ते ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी किताब हो 95% तक कवर किया जाता है करंट अफेयर। तो हम किसी किताब को दोष नहीं दे सकते हैं। अगर आपका 95% कवर नहीं होता है, करंट सही नहीं होता है, इसका मतलब हमारे पढ़ने का जो तरीका है वो गलत है। 5% के पीछे हम नहीं भागेंगे, वो गलत हो सकते हैं और कहीं नहीं मिल सकते हैं, या वो एग्जामिनर का दिमाग का कीड़ा हो सकता है 5%। तो हम 5% के पीछे नहीं, हम 95% के पीछे भागेंगे। दूसरी बात है, जो हम कवर करने जा रहे हैं दृष्टि को, वो क्वेश्चन फॉर्मेट में करेंगे। इससे दो फायदा होगा। एक तो किताब तो कवर होगा, हमें ऑलरेडी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम लोग देख चुके रहेंगे इस दृष्टि के पढ़ते वक्त क्वेश्चन के फॉर्मेट में। क्या क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, टफ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो सब डिस्कशन करेंगे इसमें और बताएंगे भी। और हमारे बताए हुए आइडिया पे आप लोग भी दृष्टि को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य में अटल न्यू इंडिया चैलेंज। तो पहला बात आता है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 है क्या। तो इससे पहले जान जाते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन है। अटल इनोवेशन मिशन को किसने लॉन्च किया था? तो अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था इसको? तो 2016 में ये लॉन्च किया था नीति आयोग ने। अब पूछा जाए कि एम का, जो अटल इनोवेशन मिशन है, एम, उसको एम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो उस एम का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि देश में नवाचार बढ़ाना और उद्यमिता बढ़ाना। नवाचार मतलब इनोवेशन बढ़ाना, उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। तो ये हमारा एम का उद्देश्य था। इसी एम के तहत जो अटल इनोवेशन मिशन चला था, उसके तहत अटल टिंकरिंग लैब, कौन सा लैब? अटल टिंकरिंग लैब कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। तो ये कार्यक्रम के बारे में भी पूछा जा सकता है कि अटल टिंकरिंग लैब कार्यक्रम है क्या। तो अटल टिंकरिंग लैब देश भर के स्कूलों में स्थापित एक ऐसा कार्यस्थल है, वर्क प्लेस है, जहां पे युवा अपने विचार को क्या कर सकते हैं, आकार दे सकते हैं और नवाचार कौशल को सीख सकते हैं। ठीक। तो अटल टिंकरिंग लैब देश के स्कूल में स्थापित एक ऐसा वर्क प्लेस है जहाँ पे युवा क्या कर सकते हैं, अपने विचारों, जो विचार सोचते हैं उसको आकार दे सकते हैं और नवाचार कौशल या इनोवेशन स्किल क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक। तो ये यहाँ पे हो गया। अब आ जाते हैं अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 पे। तो अटल इनोवेशन मिशन का अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या है? एक पहल है। एम का अटल न्यू इंडिया चैलेंज का एक पहल है। तो ये पूछा जाए किसके द्वारा पहल स्टार्ट किया गया है, तो नीति आयोग आप मारेंगे। ठीक। दूसरी बात है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज का ये द्वितीय संस्करण मतलब 2.0, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे अटल न्यू इंडिया चैलेंज को ANIC। ठीक। तो द्वितीय चरण या द्वितीय संस्करण के पहले चरण को लॉन्च किया गया है। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज के बारे में पूछेगा कि ये पहला जो संस्करण था वो कब स्टार्ट किया गया। तो पहला संस्करण 2018 में स्टार्ट किया गया। तो याद रखना ANIC क्या है। पहला जो संस्करण स्टार्ट किया गया था 2018 में, और दूसरा संस्करण कब स्टार्ट किया गया? 2022 में। किसका पहल है? तो ये अटल इनोवेशन मिशन का ये पहल है। ठीक है। किसने जारी किया है ये मिशन? तो नीति आयोग ने किया है। कब किया है? 2016 में किया है। ठीक। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज है, ये कितने मंत्रालयों को इसमें भागीदारी है? अनिक में या ANIC में कितने मंत्रालयों की भागीदारी है? तो 5 मंत्रालयों की भागीदारी है ANIC में। कौन? जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक। अब पूछा जा सकता है कि ANIC है जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 है, उसका पहला चरण जो हम लोग लॉन्च किया गया है अप्रैल 2022 में, ये कितने क्षेत्रों में विभक्त है? तो ये याद रखना 7 क्षेत्रों में विभक्त है। और इस कितने चुनौतियों पे चर्चा किया गया है, ये आधारित होगा? तो 18 चुनौतियों पे ये आधारित होगा। तो सात सात कौन कौन से क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं ANIC के। तो ई मोबिलिटी है, सड़क परिवहन है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एंड अनुप्रयोग है अर्थात स्पेस टेक्नोलॉजी और एंड एप्लीकेशन है। चौथा हमारा है स्वच्छता प्रौद्योगिकी या सैनिटाइजेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा यंत्र एवं उपकरण है, अपशिष्ट प्रबंधन है और कृषि। ये 7 क्षेत्र ANIC में शामिल हैं। ठीक है, प्रथम चरण में जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार कब तक कर दिया गया है? तो याद रखो दोस्तों, मार्च 2023 तक अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार कर दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि अटल इनोवेशन मिशन का क्या लक्ष्य है
ये लक्ष्य सीधे सीधे ऑप्शन में आ सकते हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन का लक्ष्य है 10,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाना, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना करना, 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना करना, और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप्स का सहायता करना। तो ये हमारा एम का क्या है, मिशन है। नेक्स्ट आ जाइए रायसीना संवाद या रायसीना डायलॉग। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये सम्मेलन कैसा सम्मेलन है, भारत का ये कैसा सम्मेलन है या किस विषय से जुड़ा हुआ ये सम्मेलन है, पहली बात पूछा जाएगा। तो याद रखना कि भारत का ये वार्षिक सम्मेलन होता है, भू राजनीतिक या जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक सम्मेलन है। तो भू राजनीतिक, जियो पॉलिटिकल और भू आर्थिक सम्मेलन है कौन, रायसीना डायलॉग। दूसरा बात है कि ये कौन सा संस्करण अभी जो 2022 में हुआ वो 7वां संस्करण था। कौन सा, 7वां संस्करण था। तो पहली बार कब रायसीना डायलॉग स्टार्ट किया गया, तो 2016 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये याद रखना। ये भी जानने वाला विषय है कि जो 7वां संस्करण हुआ वो इन पर्सन फॉर्मेट में हुआ, व्यक्तिक प्रारूप में हुआ। इससे पहले जो 6वां हुआ था 2020 या 2021 में वो आभासी हुआ था। आभासी क्यों हुआ था, क्योंकि कोविड 19 का महामारी चल रहा था, इसकी वजह से आभासी हुआ था। तो ये संवाद व्यक्तिक प्रारूप में हुआ 7वां। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन बन सकता है रायसीना डायलॉग से। नेक्स्ट ये बोल सकता है कि ये रायसीना डायलॉग आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। कौन, रायसीना डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि रायसीना डायलॉग का थीम क्या था। तो टेरा नोवा, इम्पेसेंट और इम्पेरिल्ड, ये 3I था विषय किसका, हमारा रायसीना डायलॉग का। और इसका उद्घाटन कौन किया रायसीना डायलॉग का, ये नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक, अब पूछा जाता है कि मुख्य अतिथि रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ। तो मुख्य अतिथि के रूप में देखो, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वान डेर लेयन। उर्सुला वान डेर लेयन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है रायसीना डायलॉग में कि ये बताओ 3 दिवसीय जो रायसीना डायलॉग हुआ था वो कितने थीमेटिक पिलर पे इसमें चर्चाएं हुई। तो याद रखना दोस्तों, 6 विषयों स्तंभों पे, 6 थीमेटिक पिलर पे इस पैनल पे चर्चा हुआ। 6 थीमेटिक पिलर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। एक है लोकतंत्र पे पुनर्विचार, दूसरा है बहुपक्षवाद का अंत, तीसरा है जल कॉक्स, चौथा हमारा है समुदाय इंक, और 5वां है हरित संक्रमण प्राप्त करना, और छठा है सैमसन बनाम गोलियत। तो ये हमारा 6 थीमेटिक पिलर थे किसके, रायसीना डायलॉग के। रायसीना डायलॉग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है कि जो रायसीना डायलॉग हुआ उसका साइड इवेंट कहाँ पे आयोजन किया गया। रायसीना संवाद के पार्श्व कार्यक्रम कहाँ पे आयोजन किया गया, तो 2 जगह किया गया दोस्तों। एक तो बर्लिन में किया गया, ठीक, बर्लिन, दूसरा किया गया वाशिंगटन डीसी में किया गया। अब ये जान लेना है कि इस वर्ष रायसीना संवाद में स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ड और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंटनी एबॉट की उपस्थिति रही किसमें, रायसीना डायलॉग में। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि रायसीना जो डायलॉग होता है वो किससे प्रेरित है। तो सिंगापुर के सांग्रीला संवाद होता है, उससे प्रेरित है ये रायसीना डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जम्मू और कश्मीर की यात्रा। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पे प्रधानमंत्री कहाँ गए, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली पंचायत में। उन्होंने क्या किया, देश भर की ग्राम सभाओं को क्या किया, संबोधित किया। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया। तो अगर जिला दिया होगा तो सांबा जिला, या पल्ली पंचायत दिया होगा तो पल्ली पंचायत मारना, या राज्य दिया होगा तो जम्मू कश्मीर मारना। ये 3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इसी दिन इन्होंने 20,000 करोड़ रुपया लागत वाली विभिन्न विकास पहलों का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया था। तो 20,000 करोड़ लागत वाली विकास पहलों का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो 24 अप्रैल 2022 को मुंबई में, कहाँ पे, मुंबई में प्रधानमंत्री को भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया। तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि क्या क्या विकास कार्यक्रम किया जम्मू कश्मीर में, या क्या क्या घोषणा किया या शिलान्यास किया, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग है। बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग की लंबाई कितनी है, तो इस सुरंग की लंबाई है 8.45 किलोमीटर और यह एक दोहरी ट्यूब सुरंग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये बनिहाल एवं काजीगुंड के बीच में 16 किलोमीटर दूरी क्या कर देती है, कम कर देती है ये सुरंग।
नेक्स्ट है रतले जल विद्युत परियोजना में क्या पूछा जाएगा। तो इस रतले जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास कौन किया? प्रधानमंत्री ने किया। क्षमता क्या है रतले जल विद्युत परियोजना का? तो क्षमता है 850 मेगावाट। किस नदी पे बना है? तो ये रतले जल विद्युत परियोजना पे परियोजना बना है चिनाब नदी पे, और यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। ध्यान रखना, इसमें टफ क्वेश्चन ये बन सकता है कि बहुत सारे अभी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, वो परियोजना दे दिया जाए और नदी दे दिया जाए, तो ये करेंट का भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जियोग्राफी से भी रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है कुंवार जल विद्युत परियोजना। कुंवार जल विद्युत परियोजना भी प्रधानमंत्री ने क्या किया? इसका शिलान्यास किया। इसकी क्षमता कितना है? तो 540 मेगावाट, और ये भी चिनाब नदी में है। ठीक है, ये भी चिनाब नदी पे बना है। नेक्स्ट है दिल्ली अमृत कटरा एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे लॉन्च या शिलान्यास किया, और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? तो 669 किलोमीटर होगी इसकी लंबाई। दिल्ली अमृतसर कटरा जो एक्सप्रेसवे है, इसकी दो प्रमुख बातें हैं। ये एक प्रमुख बात ये है कि जितने इसमें प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों को ये एक्सप्रेसवे क्या जोड़ती है। दूसरी बात है कि यह एक्सप्रेसवे हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के प्रमुख आर्थिक केंद्रों से होकर गुजरती है। ये प्रमुख बातें हैं। नेक्स्ट हमारा है अमृत सरोवर। इससे क्वेश्चन बनना ही चाहिए। अमृत सरोवर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने जल निकायों का कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, वाटर बॉडीज की कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक की एक नई पहल की शुभारंभ की है। तो ध्यान रखना, ये वाटर बॉडीज की कायाकल्प का सुनिश्चित करना ही अमृत सरोवर का उद्देश्य है। तो अगर इस पहल का उद्देश्य देखें तो उद्देश्य में क्या है? देश के प्रत्येक जिले में, देश के प्रत्येक जिले की बात हो रही है, प्रत्येक जिले में 75 जल निकाय का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। विकास एवं कायाकल्प किया जाएगा, दोनों बात है, विकास भी किया जाएगा और कायाकल्प किया जाएगा। तो अमृत सरोवर का उद्देश्य पूछ लिया जाएगा क्या है, तो ये ध्यान रखना। अमृत सरोवर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक जिले में न्यूनतम कितने अमृत सरोवर के 75 अमृत सरोवर के साथ देश भर में कुल कितने अमृत सरोवरों का निर्माण या कायाकल्प किया जाएगा? तो देश भर में 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण एवं कायाकल्प किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, अमृत सरोवर पोर्टल एवं मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? पहली बात ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखना, विसैग एन मतलब भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक नेशनल द्वारा विकसित किया जाएगा। सरोवर पोर्टल विकसित किया जाएगा और मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। और इनके प्रयोग से क्या होगा कि मिशन अमृत सरोवर की जो प्रगति है या प्रदर्शन है उसका पता लगा सकते हैं। तो सर जो अमृत सरोवर पोर्टल और मोबाइल ऐप होगा वो अमृत सरोवर की प्रगति और प्रदर्शन को पता लगाने में मदद देगा। नेक्स्ट है कि अमृत सरोवर कब तक संचालित होगा? तो जब हम लोग अमृत महोत्सव एंड कर रहे हैं, कब हो रहा है अमृत महोत्सव? तो अमृत महोत्सव का एंड हो रहा है 15 अगस्त 2023। तो जब ये पूर्ण होगा उसी समय अमृत सरोवर के निर्माण या कायाकल्प भी उसी समय 15 अगस्त 2023 को ही पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या अमृत सरोवर केवल सतही भूमि पे जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए है? क्योंकि तालाबों की बात किया गया है। तो नहीं, ये सतही भूमि के साथ सतही जल के साथ साथ भूमिगत जल दोनों की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी अमृत सरोवर। ये ध्यान रखना, सतह और भूमिगत दोनों जल की उपलब्धता पे ये काम करेगा। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे बना है? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर के ग्राम में पटवाई, जो पंचायत पटवाई है, वहां पे देश का, भारत का पहला अमृत सरोवर बनके तैयार हुआ है। तो ये यूपी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पल्ली क्या है? देश का प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत बन गया है। तो देश का प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत कौन बन गया है? पल्ली। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको टफ बनाया जा सकता है ऑप्शनों के माध्यम से। पहली बात है कि ये कौन, इसको तटस्थ बनने में कौन हेल्प किया? तो ये याद रखना कि विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक लिमिटेड ये कंपनी काम करती है, विभाग है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसी के द्वारा पहली जो पल्ली पंचायत है उसमें एक सौर संयंत्र लगाया गया 20 दिन में, और इसी के आधार पे इनको बिजली की आपूर्ति होने लगा। किससे? रिन्यूएबल एनर्जी से। और रिन्यूएबल एनर्जी के से बिजली की आपूर्ति होने के कारण इसको, पल्ली को, देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत बोला गया। ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं हरित हाइड्रोजन संयंत्र। पहले बात है कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है ये समझो। ग्रीन हाइड्रोजन वो होता है कि हम हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहे हैं अगर रिन्यूएबल एनर्जी से। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या? रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलार से, विंड से,
ठीक है। अगर इस सब से कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन का हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं या हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन जो होता है इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। पहली बात ये जानना जरूरी। दूसरी बात है कि आयल इंडिया लिमिटेड ने असम के जोरहाट में भारत के पहले 99.99% हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की क्या किया है, शुरुआत किया है। तो पूछा जाएगा कि भारत के सबसे शुद्ध या प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ पे लगा है, तो असम के जोरहाट में लगा। दूसरा बात ये पूछा जा सकता है कि किसने लगाया, तो आयल इंडिया लिमिटेड ने लगाया। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण 2022। देखो पहला क्वेश्चन बनता है कि स्मार्ट सिटी कब लॉन्च किया गया था। नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था, पहली बात। दूसरी बात है कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो दूसरी बात इसका सम्मेलन हुआ था सूरत में। ठीक। तीसरा तथ्य इससे जुड़ा हुआ है कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन कौन किया था, तो सूरत स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड और भारत सरकार के आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय दोनों ने मिलकर ये स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण का सम्मेलन किया। अच्छा, स्मार्ट सिटी से क्वेश्चन बन सकते हैं, स्मार्ट सिटी से क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होता है और कॉमन सेंस से हम लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। स्मार्ट सिटी को जो पढ़ेंगे तो स्मार्ट सिटी का पूछा जाता है कि इसका क्या योगदान होगा। तो देखो, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कम करने में इसका योगदान होगा, अच्छा जीवन स्तर देने में इसका क्या होगा, योगदान होगा। स्मार्ट सिटी क्या करेगा, गुड गवर्नेंस देगा। ठीक है। एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें मदद करेगा स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी हमें क्या करेगा, सबको आवास या कहें कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करेगा। इसके ऊपर बहुत सारे सोचने का, बहुत सारी चीजें हैं। बेहतर हमको ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ठीक है। हमें टेक्नोलॉजी से युक्त हमारा ये शहर होगा। तो ये स्मार्ट सिटी होगा। लेकिन स्मार्ट सिटी को इतना हमने डायमेंशन देखा, बहुत सारे मेंस में लिखने का आएगा, लेकिन हमें ये ट्रिक के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये समझो कि स्मार्ट सिटी से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ा भी दिमाग लगा के कर दोगे। क्यों हम इसे बता रहे हैं, इसके लिए आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ये बोला गया है कि जो स्मार्ट सिटी है शहरीकरण 2022 में कौन कौन सा ढांचा शामिल किया गया। तो देखो, ईज ऑफ लिविंग शामिल किया, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक को शामिल किया गया है, डाटा परिपक्वता को शामिल किया गया है, जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढांचा शामिल है। ये हमको याद ही नहीं करना है, क्योंकि हमें स्मार्ट सिटी के पिलर या मूलभूत देख लिए हैं। तो जब ईज ऑफ लिविंग होगा तो जीवन स्तर बढ़ेगा ही, नगर पालिका का प्रदर्शन होगा। जब अच्छा स्मार्ट सिटी होगा तो नगर पालिका का प्रदर्शन भी बढ़ेगा। अगर जहां पे स्मार्ट सिटी अच्छा नहीं, व्यवस्थित रूप से नहीं बनेगा, उसका नगर पालिका का प्रदर्शन क्या होगा, खराब होगा। टेक्नोलॉजी से युक्त होगा तो डाटा परिपक्वता होगा। जलवायु के बारे में बोला कि वायु प्रदूषण कम करेगा या ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा स्मार्ट सिटी पे, ऐसा बनाया जा रहा है। तो जलवायु परिवर्तन की भी बात होगी। तो ये सारी चीजें हमें याद नहीं, बस सोच के निकाल सकते हैं, बस इसलिए बताया। अब नेक्स्ट चलते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन और विश्व आर्थिक मंच द्वारा शहरी परिवर्तन पे सहयोग के लिए वर्चुअल हब का शुभारंभ किया गया। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शहरी परिवर्तन पे सहयोग के लिए वर्चुअल हब का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो स्मार्ट सिटी मिशन और विश्व आर्थिक मंच या WEF द्वारा ये शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शहरों के एकीकृत डाटा पोर्टल के लिए क्या लॉन्च किया गया है, जहां पे शहरों की डाटा क्या किया जाएगा, इकट्ठा रखा जाएगा। तो एम्पलीफाई लॉन्च किया गया है। ये दूसरा पूछा जा सकता है कि एम्पलीफाई क्या है, तो शहरों के लिए एकीकृत डाटा पोर्टल है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जो ISAC इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता ये दिया गया 2020 का, तो किसको मिला, सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में मिला, जबकि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में इसको पुरस्कार मिला। ठीक। स्मार्ट सिटी के पुरस्कार में देखें तो नवाचार पुरस्कार पूछेगा तो किसको मिला है, या नवाचार आइडिया पुरस्कार किसको मिला है, इंदौर को मिला है। कोविड नवाचार पुरस्कार किसको मिला है, तो कल्याण, डोंबिवली और वाराणसी को मिला। तो ध्यान रखना वाराणसी को मिला है, यहाँ पे ध्यान रखना कोविड नवाचार पुरस्कार। ठीक। सिटी पुरस्कार के बारे में पूछ लिया जाए तो सिटी पुरस्कार ओवरऑल का विजेता कौन रहा, इंदौर और सूरत रहा। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक सांबा। सांबा जिला कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और ये 100% गोल्डन या सेहत कार्ड पंजीकरण वाला पहला जिला बन गया है। कौन, सांबा जिला, कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। तो पहली बात है कि ये सेहत कार्ड या गोल्डन कार्ड किसके अंतर्गत दिया जाता है, ये आयुष्मान भारत योजना का नाम सुना होगा। तो आयुष्मान भारत कब लॉन्च किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसमें क्या प्रावधान था कि सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटल में प्रति परिवार सुन लो, प्रति वर्ष है और प्रति परिवार है 5 लाख रुपए का तक का स्वास्थ्य बीमा देने की बात कही गई थी आयुष्मान भारत में।
नेक्स्ट याद रखना है कि आयुष्मान भारत नगद रहित और कागज रहित योजना है। दूसरी बात है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनकी पहचान किसके आधार पे किया जाता है, तो उनका सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पे किया जाता है। ये सेक 2011 के आधार पे किया जाता है। सेक का मतलब है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पे लाभार्थी की पहचान किया जाता है। तो इसी सांबा जिला को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे पूछा जाता था कि पीएमजे के बारे में पूछा जा चुका है कि कब स्टेब्लिश हुआ, या इसके पीछे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता चुके हैं, फालतू टाइम बर्बाद होगा। तो भारत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको सेहत योजना के नाम से भी जाना जाता है, तहत 100% परिवारों को आच्छादित करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है, तो सांबा बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं बस इतनी ही नए थे। जो प्रतिदृष्टि हमने बताया है वो सब अब यहाँ से प्रतिदृष्टि का राष्ट्रीय परिदृश्य आ रहा है। अब देखो, पहली बात है कि आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाए गए। तो आंध्र प्रदेश क्यों 13, एक बाइक 13 नए जिले बन गए, तो ये ध्यान रखो कि आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम 1974 के तहत, आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम 1974 के तहत ये एक ड्राफ्ट पास किया था कि जब हम 13 राज्य और 13 जिला और पुनर्गठित करके हम क्या कर देंगे, 26 जिला बना देंगे। 13 जिले से हम 26 जिला बना देंगे पुनर्गठित करके। कौन से अधिनियम के तहत, आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम 1974 के तहत। तो वही हुआ, उस अधिनियम के तहत 13 से बढ़ के कितने हो गए, 26 जिले हो गए। लोकसभा में सीट कितना है आंध्र प्रदेश का, तो 25 है। 13 जिलों का नाम याद रखना बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप याद भी मत रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है कि नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा है। तो अब यहाँ जान लेते हैं कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, इसको नेवा बोलते हैं, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का पहला परिकल्पना कौन सी परिकल्पना पे ये आधारित है, तो ये एप्लीकेशन एक देश एक एप्लीकेशन पे आधारित है, वन नेशन वन एप्लीकेशन पे आधारित है। कौन, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन किस मिशन के तहत लाया गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना, डिजिटल मिशन, डिजिटल मिशन 2015 के तहत इसको स्टार्ट किया गया, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। ठीक, तो हमारा नागालैंड में कितने विधानसभा सीट है, 60 है। और नेक्स्ट क्या है कि भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक ई प्रशासन परियोजना है, तो ये हमने बता ही रखा है। अब आ जाते हैं कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट। पहली बात ये कि ये कौन निकालता है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट। तो ये एक थिंक टैंक है, भारत सरकार, भारत का एक अग्रणी थिंक टैंक है जिसको बोला जाता है स्कॉच समूह, इसके द्वारा निकाला जाता है। और स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट जो जारी किया जाता है स्कॉच समूह द्वारा, ये एक वार्षिक रिपोर्ट है। जो स्कॉच स्टेट या स्टेट गवर्नेंस रिपोर्ट जारी करता है स्कॉच समूह, वो कितने श्रेणियों में जारी करता है, तो 4 श्रेणियों में करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक को बोलते हैं स्टार श्रेणी, दूसरे को बोलते हैं परफॉर्मर श्रेणी, और तीसरे को बोलते हैं कैचिंग अप श्रेणी, और चौथा क्या है, अन्य राज्यों में विभाजित किया। तो 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है स्कॉच या हम कहें स्टेट गवर्नेंस रिपोर्ट। ठीक, इस रिपोर्ट में देखें तो इंपॉर्टेंट क्या है कि 5 रैंक प्राप्त कौन राज्य हैं जिनको स्टार्स के रूप में वर्गीकृत किया है। तो 5 रैंक प्राप्त राज्यों के स्टार्स के रूप में कौन कौन है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। इनको 5 स्टार मिला है, 5 स्टार मिला है। ठीक, अगर देखें इसमें जो ये रिपोर्ट है, ये लगातार 2 वर्षों से आंध्र प्रदेश क्या है, शीर्ष स्थान पे बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश कौन सी श्रेणी में आता है स्टेट गवर्नेंस रिपोर्ट में, तो उत्तर प्रदेश परफॉर्मेंस श्रेणी में आता है। ठीक है, और कौन परफॉर्मेंस श्रेणी में आते हैं, तो तेलंगाना आता है, मध्य प्रदेश आता है, असम आता है और हिमाचल प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला है परफॉर्मर में। ठीक है, कैचिंग अप श्रेणी में बिहार है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। ये पूछेगा नहीं, बस इतना जानिए। 5 राज्यों में क्या हुआ, चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ। उसके बारे में बात करते हैं कि छठे भाग में, जो संविधान का 6वां भाग है, उसमें आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक की विधानमंडल की संगठन कैसा होगा, गठन कैसा होगा, कार्यकाल क्या होगा, उनकी प्रक्रिया क्या होगी, शक्ति क्या होगा, उसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 168 के तहत विधानमंडल का गठन होता है प्रत्येक राज्य में, और वहीं आर्टिकल 169 के तहत राज्य विधान परिषद का गठन होता है। ध्यान रखना, राज्य विधानमंडल का गठन 168 के तहत, 1 जोड़ 2 159 के तहत राज्य विधान परिषद के निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं। तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500 और मिनिमम हो सकते हैं कितना, 60। लेकिन इसके तीन
क्या है, एक्सेप्शन है, जिनका 60 से भी कम है। 60 से कम में देखें तो सिक्किम का कितना है, 32 है, मिजोरम का कितना है, 40 है, और गोवा का कितना है, 40 है। ये 3 एक्सेप्शन याद रखना जो 60 से कम है विधानसभा सीट। ठीक। अब स्मरणीय तथ्य में देखें, जो 5 चुनाव हुए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, उसका रिपोर्ट आया 10 मार्च 2022 को। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में कराया, एक पंजाब, दूसरा गोवा, तीसरा उत्तराखंड, चौथा मणिपुर और पांचवा क्या है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराया कौन, निर्वाचन आयोग ने। अब एक एक राज्य के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट पहला है, पंजाब के बारे में बात करते हैं। तो वहां पे विधानसभा सीट कितना है, 117 है। आम आदमी पार्टी ने जीता। ठीक है, 117 में से 92 सीटें जीती। और वहां पे भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के हैं वो सीएम बने। ठीक है, तो भगवंत मान सीएम बने पंजाब के। दूसरा गोवा राज्य की बात करते हैं, तो यहाँ पे विधानसभा सीट कितना है, 40 है। भारतीय जनता पार्टी से जीती। ठीक है, यहाँ पे लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु प्रमोद प्रमोद सावंत गोवा के क्या बने, मुख्यमंत्री बने। तीसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने टोटल विधानसभा सीट है, 70 है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीती, 47 सीट जीती। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ उत्तराखंड के दूसरे कार्यकाल हेतु सीएम का पद ग्रहण किया। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर। मणिपुर में विधानसभा सीट कितना है, 60 है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 32 सीटें जीती। ठीक। और एन बीरेन सिंह लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए या मणिपुर के सीएम बने। अब पांचवा आ जाते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को डिटेल में देखते हैं क्या क्या हुआ। उत्तर प्रदेश का ये कौन सा विधानसभा चुनाव था, तो 18वीं विधानसभा चुनाव था। ये 7 चरणों में संपन्न हुआ। 17वीं विधानसभा कब समाप्त होने वाला था, तो 14 मई 2022 को समाप्त होने वाला था। टोटल विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 403 है। एसटी के लिए कितना विधानसभा में आरक्षण है, एससी के लिए कितना आरक्षण है, 84। एसटी के लिए कितना आरक्षण है, तो एसटी के लिए 2 आरक्षण है। ठीक। भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीट हासिल किया और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र से हमारे सुनील कुमार शर्मा ने जीता और 2,14,835 मतों के अंतर से इन्होंने जीत हासिल किया। और ये देश में विधानसभा में जितने चुनाव हुए हैं उसमें सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल करने का इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। कौन, सुनील कुमार शर्मा। अब नेक्स्ट है कि 18वीं विधानसभा के सबसे युवा विधायक कौन है, तो 2 लोग हैं, एक राहुल राजपूत, दूसरा अंकित भारती। राहुल राजपूत हरचंदपुर रायबरेली से लड़े सपा की तरफ से, और वहीं अंकित भारती सैदपुर गाजीपुर से लड़े और ये भी सपा की तरफ से। दोनों का उम्र 25 वर्ष था। अब देखें कि सबसे बुजुर्ग कौन बना, तो आजमगढ़ जिले में निजामाबाद जो सीट है वो आलम बदी जो 86 वर्ष के हैं वो सबसे ओल्डेस्ट विधायक के रूप में जीत हासिल की। नेक्स्ट है कि 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने इकाना स्टेडियम में क्या किया, शपथ लिया। अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के पश्चात पुनः दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री होंगे। ठीक। तो इससे हम लोग यूपी के इलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो विपक्ष की पार्टी में भी पूछा जा सकता है कि कितनी सीट जीती। तो सपा ने 111 सीट जीत के विपक्ष का पार्टी बनाया इस बार। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के बारे में। इसको जानने से पहले मुद्रीकरण को समझते हैं कि मुद्रीकरण क्या होता है। आपको याद होगा कि मुद्रीकरण में एक और चर्चित रहा था, नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी रहा था। नेशनल या राष्ट्रीय मौद्रीकरण नीति रहा था, जिसमें 6 लाख करोड़ को मौद्रिक या पैसा प्राप्त करना ध्येय था, लक्ष्य था 6 लाख करोड़ प्राप्त करना और उसको इन्वेस्ट करना था। ये नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी में था। तो मोनेटाइजेशन होता क्या है कि सरकार के पास कोई मान लो सरप्लस भूमि हो या बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग को क्या करेगा, गवर्नमेंट बेचेगी नहीं, उसको कुछ साल तक लीज पे देगी। मान लो 20 साल के लिए लीज पे दिया, किसको देगी, प्राइवेट कंपनी होगा या प्राइवेट इंडिविजुअल होगा उसको देगा। कितने सालों के, कुछ सालों के लिए। और ये ध्यान रखना कि इसकी स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगी। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनी को या इंडिविजुअल को दे दिया तो स्वामित्व उसके पास चला जाएगा, नहीं, उसी के पास रहेगी। और इस लीज के बदले में ये कुछ भी उपयोग करेगा, अपना राजस्व कमाएगा, जो ये लेगा लीज पे राजस्व कमाएगा, उससे हमें लेना देना नहीं रहेगा। हमें ये बस रहेगा कि जितने सालों तक के लिए इसको देंगे, ये चीज जो भी भूमि हो या भवन हो, उसका कुछ ना कुछ ये पैसा देंगे। और जो पैसा देंगे उसी पैसा को मोनेटाइजेशन पॉलिसी में लाया जाता है। मान लो कि 1 करोड़ रुपया एक कोई पुरानी बिल्डिंग पड़ी है और उसके लिए 1 करोड़ रुपया दे रहा है प्राइवेट कंपनी, और उससे क्या बना रहा है, होटल बना रहा है। तो वो 20 साल के लिए तो दे दिया 1 करोड़, तो हमें 1 करोड़ रुपया मिल गया सरकार को, बस ये मतलब है 1 करोड़ यहाँ से प्राप्त हो गया। अब वो
उसको क्या करेगा, नया फॉर्मेशन करेगा या बनाएगा, वो बिल्डिंग को होटल का रूप देगा, होटल का रूप देके उससे वो राजस्व कमाएगा। वो 20 साल में कितना कमा रहा है उसे हमारा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जो 1 करोड़ रुपया मिला वही मौद्रिक पैसा होगा या मोनिटाइजेशन होगा, वही मोनिटाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, मोनिटाइजेशन समझ गया? नहीं समझे तो एक सिंपल वर्ड में समझो कि मोनिटाइजेशन पॉलिसी या मोनिटाइजेशन का मतलब है कि सरकार सरप्लस या कोई भी भवन बेकार पड़ा हुआ है उसको यूटिलाइज करने के लिए किसी को जब देता है, करार करता है, समझौता करता है, और उससे जो पैसा प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रीकरण कहते हैं। ठीक, तो ये मुद्रीकरण आई होप समझ गए होंगे। अब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम मौद्रीकरण कर रहे हैं अभी, या नेशनल मॉनिटाइजेशन पॉलिसी लाए हैं, उसके लिए एक एनएलएमसी कॉर्पोरेशन, नेशनल लैंड मॉनिटाइजेशन कॉर्पोरेशन का गठन की मंजूरी दिया गया है। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के द्वारा। और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता हमेशा पीएम करता है। ठीक है, तो नेशनल मॉनिटाइजेशन पॉलिसी को क्रियान्वयन करने के लिए एक राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम आया है, उसकी गठन हुई है। ये एनएलएमसी क्या होगा? एक कंपनी होगा और केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये एनएलएमसी क्या करेंगे? एनएलएमसी क्या करेगा कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है या अन्य सरकारी एजेंसियों के पास स्वामित्व वाले, उनकी स्वामित्व वाले मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो, अतिरिक्त भूमि जो भी सरप्लस लैंड होगा, भवन होगा, उसका मुद्रीकरण कौन करेगा? एनएमसी करेगा। ये कंपनी है, इसी के माध्यम से इसका मुद्रीकरण किया जाएगा। तो ये कहते हैं ना कि बेचने का काम, बेचने कहना तो गलत है, मुद्रीकरण करने का काम सर्वो सर्वा कौन करेगा? एनएलएमसी करेगा, नेशनल लैंड मॉनिटाइजेशन कॉर्पोरेशन करेगा। ठीक, नेक्स्ट एन अगर देखें एनएलएमसी का नेक्स्ट कार्य क्या कार्य होगा, तो ये क्या करेगा? जितने संबद्ध परिसंपत्तियां हो गए या एसेट होगा उसका स्वामित्व प्राप्त कर लेगा एनएलएमसी, उसका प्रबंधन करेगा और मुद्रीकरण करेगा। तो मान लो कि ये सरप्लस भूमि है, उसका इस एसेट का वो स्वामित्व किसके पास चला जाएगा? एनएलएमसी के पास चला जाएगा, और वही इसका प्रबंधन करेगा और साथ ही साथ वो मुद्रीकरण भी करेगा। कौन? एनएलएमसी। ठीक है, नेशनल लैंड मॉनिटाइजेशन कॉर्पोरेशन। इतना समझ में आया? एनएलएमसी का और क्या इंपॉर्टेंट कार्य होगा? वो जो भी सीपीएसई होंगे या अन्य सरकारी कंपनियों को क्या करेगा? परामर्श और समर्थन प्रदान करेगा। ठीक है, ताकि वे अपने गैर प्रमुख परिसंपत्तियां, जो गैर प्रमुख परिसंपत्तियां हैं, एसेट है, उसकी दक्षता के साथ पहचान कर सके। उनका पहचान करने दक्षता के साथ कि मान लो कि ये बिल्डिंग है, उसमें आधा पार्ट खाली है, तो दक्षता के साथ पहचान करने का मतलब कि ये आधा यूज कर रहे हैं तो आधा को मोनिटाइजेशन, आधा के लिए ये एनएलएमसी के पास जाए, जो एजेंसी है, गवर्नमेंट सरकारी संस्था है, वो जाए कि भैया ये हम आधा यूज नहीं कर रहे हैं। वो दक्षता के साथ पहचान कर सकता है और उनका मुद्रीकरण कर सके और अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सके। ये एनएलएमसी का मेन एम है। ठीक है, अब आ जाते हैं सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0, चौथा चरण के बारे में या चौथे संस्करण के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात ये जानना है कि ये कैसे सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 आया। तो मिशन सबसे पहले मिशन इंद्रधनुष नाम से चला था टीकाकरण का कवरेज प्रदान करने के लिए। सबसे पहले चला था मिशन इंद्रधनुष। कब चला था? ये 25 दिसंबर 2014 को ये स्टार्ट हुआ था मिशन इंद्रधनुष। फिर 2017 में इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष का नाम दिया। कब? 2017, 8 अक्टूबर 2017 को इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष नाम दिया गया। जब ये सघन मिशन इंद्रधनुष 2017 में नाम दिया तो 1.0, 2.0, 3.0 और अभी जाके 4.0 स्टार्ट किया गया। वही 2017 से चलता आ रहा है। ठीक है, और 2022 में हमने क्या इसके चौथे संस्करण का लॉन्च किया। और चौथे संस्करण को लॉन्च किया कौन सा? सघन मिशन इंद्रधनुष। उसका मिशन का एम क्या है, लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य ये है कि देश के सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना। वेरी इंपॉर्टेंट, 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना किसका है? इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष 4.0 का लक्ष्य है। ठीक, नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है कि सघन मिशन इंद्रधनुष किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। अभी ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 कितने राज्यों में चल रहा है? तो 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में के 416 जिलों में चलाया जा रहा है। 416 जिलों में चलाया जा रहा है, ये ध्यान रखना। और इसमें आजादी अमृत महोत्सव है तो चिन्हित 75 जिलों सहित चलाया जा रहा है। तो इसी में आजादी अमृत महोत्सव के 75 जो जिले चिन्हित किए गए हैं इसी में है। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा जाता है कि इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष का क्या फोकस है? जो अभी 4.0 चलाया जा रहा है उसका क्या फोकस है? ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन के रूप में देखने को मिल सकता है। अब फोकस है हमारा क्या कि सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में अस्थायी लाभ प्राप्त करने का योगदान। मतलब पहला सीधा सीधा फोकस है सार्वभौमिक टीकाकरण को प्राप्त करना।
दूसरा फोकस क्या है कि जो कोविड-19 महामारी के चलते जो नियमित रेगुलर टीकाकरण था वो धीमा पड़ गया था। उसको गति देने के लिए ये चौथा चौथा चरण या चौथा संस्करण स्टार्ट किया गया है। ठीक है? तो ये दोनों मेन फोकस याद रखना। अब आ जाते हैं गोवर्धन संयंत्र इंदौर। जो गोवर्धन संयंत्र है वो इंदौर में स्थापित किया गया है। ठीक है? अब आता है कि यहाँ गोबर का मतलब क्या होता है? गोबर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज होता है। तो गोबर का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज होता है। दूसरी बात है, पूछा जाएगा कि गोवर्धन योजना की घोषणा कब हुआ था? तो जो बजट आया था 2018-19 उसमें गोवर्धन योजना की घोषणा किया गया था। इस गोवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। इस गोवर्धन योजना का उद्देश्य है कि गोबर, जो पशुओं से गोबर प्राप्त होता है और खेतों के से जो अपशिष्ट प्राप्त होता है उनसे कंपोस्ट बनाना और बायोगैस बनाना ही मेन उद्देश्य है गोवर्धन योजना के। समझ गए? तो ये बात रही हमारे गोवर्धन योजना से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि गोवर्धन संयंत्र जो लगाया गया वो कहाँ लगाया गया है? इंदौर में लगाया है। और इसको नरेंद्र मोदी ने इस संयंत्र का क्या किया? उद्घाटन किया। कहाँ पे? इंदौर में। दूसरी बात है कि इस जो संयंत्र लगाया गया है वह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है, ये ध्यान रखना। और जैविक कचरे से बायो सीएनजी उत्पादन करेगा ये संयंत्र। क्या करेगा? जैविक कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन करेगा ये संयंत्र। नेक्स्ट है ये कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो 2.0 चलाया जा रहा था उसमें एक हमारा लक्ष्य था कचरा मुक्त शहर। कचरा मुक्त शहर। तो अब क्या करेगा? ये संयंत्र होगा वो कचरे का उपयोग करके ये कचरा होगा, कचरे से क्या बनाएगा? सीएनजी बनाएगा। तो सीएनजी तो कचरा मुक्त हो जाएगा कि नहीं इंदौर? तो ये उसके उद्देश्य के अनुरूप ये काम कर रहा है। दूसरी बात है कि ये जो संयंत्र है वो पीपीपी पर आधारित है, सार्वजनिक निजी भागीदारी पे संयंत्र ये बना हुआ है। और इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए जो गोवर्धन संयंत्र लगा है उसके लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल चुना गया है, वो स्थापित करेगा। तो वो कौन है? इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है। वो एसपीएन होगा या स्पेशल पर्पज व्हीकल होगा इस संयंत्र को स्थापित करने में या उसको देखभाल करने में। ठीक, इसमें यूज होगा। लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है इससे क्या होगा कि इस संयंत्र से 550 टन गीले जैविक कचरे को क्या किया जाएगा? ट्रीट किया जाएगा। और इस संयंत्र से प्रतिदिन 17,000 किलोग्राम सीएनजी मिलेगा, 17,000 किलोग्राम, और 100 टन जैविक खाद ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलेगा। तो ये मेंस में लिखने का बहुत बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, जैविक कृषि की प्रमोट करने के लिए। और संयंत्र जैसे ये शून्य लैंड फिलिंग मॉडल पे है। कैसे? कि जो कचरा होता है शहर का वो क्या किया जाता है? गड्ढा खोदा जाता है और उसमें भर दिया जाता है। तो ये लैंड फिलिंग बोला जाता है। अब क्या होगा कि कचरा यूज हो जाएगा इस संयंत्र में, तो अब लैंड फिलिंग की बात रहेगी नहीं, तो लैंड भी क्या होगा? खराब नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना। तो शून्य लैंड फिलिंग मॉडल पे ये काम करता है। कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा इस संयंत्र को लगाने से। ठीक, नेक्स्ट न्यूज में क्या है? ऊपरी भद्रा परियोजना। जो ऊपरी भद्रा परियोजना है कहाँ का है? कर्नाटक का है। उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल गया है। ये न्यूज में है। ये ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में जो है वो एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ये ध्यान रखना कि ये पूछ लेगा कि कैसी परियोजना है, तो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इसके बारे में है कि कर्नाटक की ये पहली परियोजना है। दूसरी बात है कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और दावणगेरे, तुमकुरु ये सूखाग्रस्त जिले हैं। इसमें सिंचाई का प्रबंध करना इसका मेन उद्देश्य है, या सुविधा प्राप्त करना सिंचाई का मेन उद्देश्य है। लेकिन इसमें ध्यान रखना इन जिलों में खरीफ मौसम में अस्थायी सुविधा की बात की गई है, रबी की बात नहीं कहा गया। तो ये ध्यान रखना। ये अगर ट्रिकी बनाना होगा, एग्जामिनर के माइंड का कीड़ा होगा तो यहाँ खरीफ मौसम में दे देगा, तो खरीफ नहीं होगा, रबी दे देगा। रबी नहीं होगा, खरीफ मौसम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्माइल योजना। स्माइल योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। कौन सा मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन लॉन्च किया स्माइल योजना को? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया। स्माइल का फुल फॉर्म क्या होता है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस। ये स्माइल का क्या है? फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कि स्माइल का उद्देश्य क्या है? जो ट्रांसजेंडर समुदाय है और जो बेगिंग करने वाले या भीख मांगने वाले हैं उनके कल्याण, उन लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना, ये स्माइल का मेन उद्देश्य है। और स्माइल योजना के अंदर 2 उप योजनाएं शामिल हैं। ये भी ध्यान रखना। पूछ देगा ऑप्शन में कि स्माइल योजना में 2 उप योजनाएं शामिल हैं, तो आपको ये याद रखना होगा कि हाँ 2 योजनाएं शामिल है। कौन कौन से ये शामिल है? तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना शामिल है। दूसरा, भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना इसमें उप योजना में शामिल है। क्या? पुनर्वास के लिए। पुनर्वास के लिए किसके किसके? ट्रांसजेंडर के लिए और बेगिंग जो भीख मांगते हैं उनके लिए। ठीक है, ये योजना कब से कब तक चलाया जाएगा? तो 2021-22 से लेकर 25-26 तक चलाया जाएगा। कितना आवंटन किया गया है?
तो 365 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, तो इसमें हम लोग स्माइल योजना में पहली बात देखेंगे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की बात कही गई है और बेगिंग करने वाले या भीख मांगने वालों के कल्याण की बात कही गई है स्माइल योजना में। तो ट्रांसजेंडर के लिए क्या क्या घटक है, तो ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए इसमें छात्रवृत्ति दिया जाएगा, कौशल विकास और आजीविका दिया जाएगा स्माइल योजना में, समग्र चिकित्सा देखभाल किया जाएगा, गरिमा गृह के रूप में आवास इनको दिया जाएगा, गरिमा गृह ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है। ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान है, ई सेवाएं और अन्य कल्याणकारी उपाय इसमें शामिल है, इसमें स्माइल योजना में। नेक्स्ट है भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की बात कहा गया है। उनको पुनर्वास की बात, बेगिंग करने वालों को पुनर्वास पे फोकस रहेगा, उसमें सर्वेक्षण और पहचान किया जाएगा, लामबंदी किया जाएगा, बचाव या आश्रय गृह दिया में रखा जाएगा और व्यापक रूप से इनका पुनर्वास किया जाएगा, किनको, भीख मांगने वालों का। तो ध्यान रखना कि स्माइल योजना अगर पूछे तो ये अगर एक लाइन में आंसर देना है तो ट्रांसजेंडर और भीख मांगने के पुनर्वास योजना से जुड़ा हुआ ये स्माइल योजना है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज में है अटल सुरंग, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग हो गया। तो ये जो सुरंग है इसका पहले नाम था रोहतांग सुरंग, लेकिन 2019 में इसका नाम क्या रख दिया गया, अटल टनल दिया गया था या अटल सुरंग रख दिया गया था। ठीक, अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। क्यों किया गया है कि इस सुरंग को 10 फीट के अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो 10,000 फीट पे विश्व में निर्मित सबसे लंबी राजमार्ग है ये, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ये पूछा जाएगा कि अटल सुरंग का निर्माण कौन किया, तो बीआरओ द्वारा हमेशा सीमा सड़क संगठन के द्वारा ये किया गया है। इसकी लंबाई कितना है, 9.0 किलोमीटर 02 किलोमीटर, और किस श्रेणी में है, तो पीर पंजाल श्रेणी में है और ये रोहतांग दर्रे से गुजरती है। ये टनल मनाली को लाह और स्पीति घाटी से जोड़ के रखती है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसी अटल टनल की बात है कि विश्व की पहली ऐसी टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई है, तो ये ध्यान रखना कि ये विश्व की पहली ऐसी टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी है। देखो हम बात कर रहे हैं T49 सुरंग की, तो देखो एक हमारा खंड ये 3 है ना, ये खंड किसका है, तो जो उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो 4 खंड में बनाया जा रहा है। कितने खंड में, 4 खंड में बनाया जा रहा है। उस खंड में अगर देखें तो ये जितने टोटल 4 खंड हैं, ये 4 खंड में आपके 38 टनल बनाए जाएंगे, सुरंग बनाए जाएंगे। कितने, 38। उसमें खंड तीसरे में बनिहाल काजीगुंड खंड में एक T49 सुरंग बनाया जाएगा। कौन सा सुरंग बनाया जाएगा, T49 सुरंग बनाया जाएगा। ये सुरंग हमारा अगर बन जाता है तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग हो जाएगा, सबसे लंबा। लेकिन अभी तक कौन है सबसे लंबा, तो पीर पंजाल सुरंग हमारा अभी तक सबसे लंबा सुरंग है। ठीक, लेकिन जब T49 बन जाएगा, T49 वो सबसे ज्यादा लंबा सुरंग हो जाएगा भारत का। तो आइए देख लेते हैं T49 सुरंग के बारे में डिटेल में क्या क्या है। तो इसमें है कि 38 सुरंग टोटल इस जो लिंक प्रोजेक्ट, रेलवे लिंक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कितने 38 सुरंग होंगे। उनकी अगर लंबाई देखा जाए तो 119 किलोमीटर होगा और T49 सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी अगर बन के निर्माण हो जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 12.75 किलोमीटर है। और ये कटरा बनिहाल खंड, जो खंड तीसरा देखे उसमें अवस्थित है। T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग हो जाएगी अगर बन जाता है तो। और पीर पंजाल सुरंग अभी तक भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है और पीर पंजाल की लंबाई कितनी है, 11.215 किलोमीटर है। जो T49 सुरंग है ये, इसका निर्माण कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, तो नात्म, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड द्वारा इसको किया जा रहा है T49 सुरंग का। अब आ जाते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो यहाँ पे देखते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ पीस और स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये 3 बने हैं। तो इक्वलिटी, पीस और बिलीफ ये बने हैं। इक्वलिटी किसके नाम पे, रामानुजाचार्य के मूर्ति बनाई गई है, उसी को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बोला गया है। पीस में क्या बनाया गया है, पीस में एक जैन हमारे आचार्य हैं उनके मूर्ति बनाया गया है। बिलीफ में क्या बनाया गया है, शिव शंकर भगवान का मूर्ति बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना। और जो बिलीफ है और पीस है दोनों कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इक्वलिटी कहाँ है, ये तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थापित है। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि श्री रामानुजाचार्य का जन्म 11वीं शताब्दी या 1017 AD में हुआ था। कहाँ, तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर में हुआ था। जो रामानुजाचार्य हैं उन्होंने अद्वैतवाद, किसका था, अद्वैतवाद शंकराचार्य का था, उसका खंडन किया है। कौन से विचार से, विशिष्टता दैत्यवाद से। तो विशिष्टता दैत्यवाद से इन्होंने अद्वैतवाद का खंडन किया है। विशिष्टता दैत्यवाद किसका है, रामानुजाचार्य का मत है। ठीक,
रामानुजाचार्य के देखें तो रचनाएं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वेदांत सार है, वेदार्थ संग्रह है, गीता भाष्य है, श्री वैकुंठ है, गद्य है, वेदांत दीप है। लेकिन श्री भाष्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इनका क्या है, रचित ग्रंथ है, ये ध्यान रखना। श्री भाष्य किसका है, रामानुजाचार्य का। हैदराबाद में स्थित उनकी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का हाइट कितना है, ऊंचाई कितना है, तो 216 फीट है। इसमें 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित किया गया। तो आधार भवन है, उसके ऊपर मूर्ति स्थापित किया गया है। ये मूर्ति जो आधार भवन है, इस आधार भवन को बोलते हैं भद्रवेदी। क्या बोलते हैं, भद्रवेदी। और अगर देखें 216 फीट ऊंचाई है किसकी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में, उसमें भद्रवेदी, पद्मपीठम और रामानुजाचार्य की प्रतिमा और त्रिदंडम, ये सब शामिल होकर 216 फीट बना है, ये ध्यान रखना। जो मूर्ति बनाई गई है रामानुजाचार्य की, वो पंच धातुओं का बनाया गया है। कितने धातुओं का, पंच धातुओं का। अब पंच धातु में कौन कौन है, स्वर्ण है, चांदी है, तांबा है, पीतल है और जस्ता है। ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के चारों तरफ कितने दिव्य देशम का निर्माण किया गया है, या नक्काशीदार मंदिर का, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के चारों तरफ 108 दिव्य देशम का निर्माण किया गया है। देखें तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसके द्वारा बनाया गया है, तो चीन के में एक कंपनी है एरोसन कॉर्पोरेशन, वो 1600 टुकड़ों में बना के निर्माण किया है और इंडिया में आके उसका असेंबल किया गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में है, इस सिटिंग पोजीशन में बनाया गया, और विश्व में की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है बैठी हुई मुद्रा में। तो पहली कौन होगी, तो पहली है थाईलैंड की ग्रेट बुद्धा की मूर्ति, जो बैठी हुई मुद्रा में बनी है, वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और कितने फीट की है, तो 302 फीट की है ये बैठी हुई मुद्रा में, कौन, ग्रेट बुद्धा की मूर्ति। जबकि ये कितनी, 216। ठीक। अभी बताइए स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ, नाथद्वार में। भगवान शिव की मूर्ति है और 351 फीट की है, और विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ में बनाया गया है, ये भी ध्यान रखो। स्टैचू ऑफ पीस में बात कर रहे थे, तो ये किसने अनावरण किया, नरेंद्र मोदी ने किया। और जैनाचार्य का नाम क्या है, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है, तो राजस्थान के एक जैतापुरा, राजस्थान में एक जैतापुरा है, वहां पे जैतापुरा में विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया। जैतापुरा के विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया, तो ध्यान रखना। इनकी जो मूर्ति बनी है जैनाचार्य की, वो 8 धातुओं से बनी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 151 इंच है। नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा सीधे सीधे, पर्वतमाला परियोजना है क्या, तो पर्वतमाला परियोजना है कि जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें पर्यटन को क्या करना, बढ़ावा देना, पहली बात। दूसरी बात है कि यात्रियों के लिए संपर्क सुविधा में सुधार करना, जो यात्री हैं उनकी संपर्क सुविधा में सुधार करना। और तीसरा है भीड़ भाड़ वाले शहरों में यातायात को सरल बनाने का उद्देश्य है। तो भीड़ भाड़ वाले शहर में यातायात को सरल बनाना, ये पर्वतमाला परियोजना के 3 उद्देश्य हैं। ठीक है। ये अभी जो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था 22-23 में, इस बजट में पर्वतमाला परियोजना की घोषणा किया था। तो ध्यान रखना कि अभी की बजट जो इस साल बजट घोषित किया गया, उसमें ये पर्वतमाला परियोजना का जिक्र था। नेक्स्ट क्या है कि इसी पर्वतमाला परियोजना में पीपीपी भागीदारी या लोक निजी भागीदारी के आधार पर रोपवे विकास कार्यक्रम क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। रोपवे विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत होगी किसमें, पर्वतमाला परियोजना की योजना के तहत। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये अनाउंस तो अभी किया गया, लेकिन अभी बनारस में बनारसी जंक्शन से लेके चर्च स्क्वायर, जो गोदौलिया में है चर्च स्क्वायर, वहां तक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। तो ये इसी के तहत किया जा रहा है, रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत देखें तो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पे बने गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे का उद्घाटन किया गया था। ये 24 अगस्त 2020 को किया गया था। ये 2 किलोमीटर लंबा रोपवे किसी नदी पे बना भारत का सबसे लंबा रोपवे है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना भारत का सबसे लंबा किसी नदी पे बना रोपवे हो गया है ब्रह्मपुत्र नदी वाला। ये ध्यान रखना कि अभी 2022-23 में स्टार्ट किया गया है कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम, लेकिन ये इससे पहले बन चुके हैं। गुवाहाटी वाला बात करें चाहे बनारस वाला, ठीक है, हो सकता है ये बाद में इसी राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम का पार्ट बन जाए, लेकिन ये पहले बनाए जा चुके हैं घोषणा से पहले। अब आ जाते हैं कानपुर में मेट्रो का शुभारंभ हुआ। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा कि यूपी में कितने मेट्रो सिटी हैं। तो मेट्रो सिटी में देखो तो एक तो पता ही चल गया, बधाई हो कानपुर। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा देखो लखनऊ है, तीसरा क्या है गोरखपुर, चौथा हम देखें तो मेरठ है, पांचवा अगर देखें तो इलाहाबाद या प्रयागराज है, छठा देखें तो हमारा क्या है बरेली है, बरेली रायबरेली नहीं, सातवां अगर देखें तो हमारा सातवां में कौन आ जाएगा, तो सातवां हमारा क्या है बनारस है। ठीक है, और आठवां क्या है आगरा है। अगर एनसीआर में देखें दिल्ली एनसीआर में, तो दिल्ली एनसीआर में हमारा नोएडा और गाजियाबाद 2 सिटी कनेक्ट है। गाजियाबाद नोएडा 2 दिल्ली में दिल्ली एनसीआर से कनेक्टेड है।
तो अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो 10 हो जाएगा टोटल, अगर नहीं इंक्लूड करेंगे तो 8 होगा। ठीक। मेट्रो के बारे में अगर देखें तो विश्व की पहली मेट्रोपॉलिटन या मेट्रो रेलवे की शुरुआत कहाँ पे हुई, तो 1863 में लंदन में हुई थी। वहीं भारत की बात करें तो प्रथम मेट्रो रेल नेटवर्क का प्रारंभ हुआ था, तो 1984 में प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? कोलकाता से हुआ था। ये कुछ फैक्ट था जो जानना चाहिए जीके के रूप में। नेक्स्ट है हमारा हरित ऊर्जा गलियारा चरण दूसरा। पहली बात तो यही पूछा जाएगा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है ग्रीन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर? तो देखो, रिन्यूएबल एनर्जी से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे और इसको क्या करेंगे, ग्रिड से जोड़ देना, ग्रिड से ही जोड़ देना। ये हमारा हरित ऊर्जा गलियारा या ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कहलाता है। क्या? रिन्यूएबल एनर्जी से हम एनर्जी पैदा करें और उसको ग्रिड से जोड़ दें, इसी को हम हरित ऊर्जा गलियारा बोलते हैं और या ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बोला जाता है। समझ गया? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है। इसमें 7 राज्यों को शामिल किया गया है। उन 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है, ये ध्यान रखना। इसमें लक्ष्य ये रखा गया है कि 20 गीगावाट को हम क्या कर देंगे, ग्रिड से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ध्यान रखना। तो 7 राज्यों को शामिल किया गया है और उन 7 राज्य क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा का ग्रिड के साथ क्या कर देगा, एकीकरण करेगा। लगभग कितना, 20 गीगावाट की बात कहा गया। ये हरित ऊर्जा गलियारा कब से कब तक चल रहा है? चरण 21-22 से ये 25-26 तक कार्य में रहेगा। ठीक है। पहला कब तक चला? जो पहला चला था हमारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, वो 15-16 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, 15-16 तक। अभी हमारा इंडिया ने 2030 तक कितने गीगावाट तक नवीकरणीय एनर्जी प्राप्त करने के लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय या रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है इंडिया ने। जो पहला चरण था वो 8 राज्यों में चला था, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन के बारे में बात करते हैं। ये नरेंद्र मोदी द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। कौन? बिना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन। बिना कहाँ पे है? एमपी में है। और पनकी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, कानपुर के पास। ये पाइपलाइन का संचालन कौन करेगा? पहली बात इंपॉर्टेंट, तो बीपीसीएल द्वारा किया जाएगा। बिना पनकी पाइपलाइन का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? बीपीसीएल के द्वारा। बिना पनकी पाइपलाइन के अगर लेंथ देखें तो 356 किलोमीटर ये लंबी पाइपलाइन है, जिसमें सबसे ज्यादा 283 किलोमीटर कहाँ? यूपी में है और 73 किलोमीटर कहाँ पे? एमपी में। अब नेक्स्ट बात करेंगे तो इस परियोजना जो बिना पनकी परियोजना है वो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को क्या करेगा? आच्छादित करेगा। वो 5 जिले कौन कौन है? ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, कानपुर देहात है, कानपुर नगर है। जबकि मध्य प्रदेश के 2 जिले को आच्छादित करेगा कौन? सागर और टीकमगढ़ को आच्छादित करेगा। ठीक है। तो हम लोग ये बिना पनकी पाइपलाइन के बारे में पढ़ लिया। अब नवाचार उपलब्धियों पे संस्थानों की अटल रैंकिंग। अब पूछा जाता है कि अटल रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो लोग अटल एम, याद है ना, एम अभी पढ़ाया था, अटल इनोवेशन मिशन, उससे जोड़कर नीति आयोग मार देते हैं, जबकि नीति आयोग है ही नहीं। अटल रैंकिंग दिया जाता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखना। ये नवाचार उपलब्धियों पे संस्थानों की अटल रैंकिंग दिया जाता है। जो इंस्टीट्यूट संस्थान होगा वो जितना इनोवेशन करेगा उसको अटल रैंकिंग में उतना ही उच्च रैंक प्राप्त होगा। तो ये इनोवेशन के बारे में देखा जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? शिक्षा मंत्रालय के। लेकिन इसका क्रिया पूछा जाता है, इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? अटल रैंकिंग बनाने का इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? वो है दो, एक AICTE और शिक्षा मंत्रालय का एक नवाचार प्रकोष्ठ है, इनोवेशन सेल। इसके द्वारा इस पहल का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कार्यान्वयन किसके? इम्प्लीमेंटेशन या कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? AICTE और शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। इसी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है वो बोला जाता है अटल रैंकिंग, या इसी को बोले आर्या, ARIIA। तो आर्या बोलेंगे। तो आर्या की जो रिपोर्ट आई है उसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। जो अटल रैंकिंग जारी की जाती है, ये पहली बात तो 2019 से स्टार्ट किया गया था। ये अभी तीसरा संस्करण जो जारी किया गया है वो है। लगातार 3 वर्षों से IIT मद्रास क्या है? आर्या में नंबर 1 पे है, सबसे नवाचारी शिक्षण संस्थान के रूप में दिया गया है। ठीक, इसको स्थान। अन्य की बात करें तो IIT मद्रास नंबर 1 पे है, IIT बॉम्बे नंबर 2 पे है, IIT दिल्ली किस नंबर पे है? इनोवेशन के मामले में तीसरे नंबर पे, IIT कानपुर चौथे नंबर पे है इनोवेशन के मामले में। वहीं राज्य विश्वविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय में देखें, जो राजकीय और राज्य वित्त पोषित हैं, तकनीकी श्रेणी में देख रहे हैं, तकनीकी श्रेणी में उसमें पंजाब नंबर 1 पे है, पंजाब विश्वविद्यालय, और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दूसरे नंबर पे है। ठीक है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? हरियाणा में है, ये चौथे नंबर पे है। नेक्स्ट है कि राजकीय अगर महाविद्यालय संस्था जो राजकीय और राज्य वित्त पोषित है टेक्निकल श्रेणी में, उसमें नंबर 1 कौन है? अभियांत्रिक इंजीनियरिंग महाविद्यालय पुणे है। ठीक है, ये नंबर 1 पे है, इसे ध्यान रखना।
वहीं पे देखें विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय स्व वित्तपोषित या निजी में तकनीकी श्रेणी में देखें तो किसको मिला है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को मिला है, जो उड़ीसा में है, उसको मिला है। और निजी, ये रहने दो, ये आएगा नहीं। लास्ट वन देखते हैं इसमें अटल रैंकिंग में, तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय वित्त पोषित गैर टेक्निकल में कि पहला स्थान किसको मिला है? तो इग्नू को मिला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को मिला है। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अटल रैंकिंग में जो इनोवेशन इनोवेशन इंस्टीट्यूट के बारे में बात किया जा रहा है, अटल रैंकिंग, उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो अगर राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या केंद्रीय विश्वविद्यालय में देखा जाए टेक्निकल ग्रुप में, तो दो टॉप 10 में शामिल है। एक तो चौथे नंबर पे आईआईटी कानपुर है और 10वें नंबर पे मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज है। अगर वहीं देखें स्व वित्त पोषित या निजी विश्वविद्यालय एवं डिम्ड विश्वविद्यालय में, तो एमआईटी को 9वां स्थान मिला है। एमआईटी कहाँ का? नोएडा वाला। वहीं निजी में देखें जो स्व वित्त पोषित महाविद्यालय है, संस्थान है, उसमें जो केआईटी ग्रुप है उसको 33 स्थान मिला है। तो ये यूपी का ओवरऑल प्रेजेंटेशन रहा। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, कि स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट कौन निकालता है? पहली बात तो ये निकालता है नीति आयोग। कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है। कब से निकाल रहा है? तो 2018 से ये निकाल रहा है। इसको हम लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य सूचकांक, इसी को बोलते हैं स्वास्थ्य सूचकांक। तो स्वास्थ्य सूचकांक कौन निकालता है? नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रथम संस्करण है वो स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा। ये चौथा संस्करण है जो 2019-20 के लिए जारी किया गया है। ये हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया जो रिपोर्ट है, इसमें विश्व बैंक की तकनीकी सहयोग है, वर्ल्ड बैंक का भी तकनीकी सहयोग है, और जो हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके परामर्श से नीति आयोग द्वारा ये विकसित किया गया है। कौन? हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट। ठीक, अगर रिपोर्ट के आधार वर्ष देखें तो अभी जो जारी किया गया है वो 18-19 का आधार वर्ष है, और किस वर्ष की बात की जा रही है? तो 19-20 के बारे में बात की जा रहा है। इसमें 3 श्रेणियों को डिवाइड किया गया है स्वास्थ्य सूचकांक में, एक बड़े राज्य में, दूसरा छोटे राज्य, और तीसरे में केंद्र शासित प्रदेश है। ये 3 श्रेणियों में विभाजित करके ये सूचकांक दिया जाता है, ये रिपोर्ट दिया जाता है। बड़े राज्यों में देखें तो बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से सिर्फ 3 राज्य हैं। ठीक, वहीं पे देखें कि केरल को लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक राज्य घोषित किया गया है स्वास्थ्य के मामले में। ठीक, तो रैंक देख लो, टॉप 5 में कौन है? नंबर 1 पे केरल, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना। तमिलनाडु है, देन तेलंगाना है, ये ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये 5 हो गए। अगर बड़े राज्यों में समग्र में देखें प्रदर्शन दृष्टि में, तो अंतिम पायदान पे कौन है? तो 19वें पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जबकि बिहार के हमसे है 18वें पे है। अगर वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के में देखा जाए कि सबसे ज्यादा वार्षिक वृद्धि किया है, तो उसमें उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना बड़े राज्य शामिल हैं, जो क्रमशः शीर्ष 3 स्थान पे हैं। तो उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे है, पहले स्थान पे है अगर वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन में देखा जाए तो। ठीक है, वहीं छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में मिजोरम नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा, तीसरे नंबर पे सिक्किम और चौथे नंबर पे गोवा, 5वें नंबर पे मेघालय है। यूटी में बात किया जाए तो दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली को प्रथम स्थान मिला है। वहीं अंडमान और निकोबार को 7वां स्थान या लास्ट स्थान मिला है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ जल विद्युत परियोजना नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया है। तो ये मिलाने के लिए, जैसे आता है ना परियोजना और नदी मिलाने के लिए दे दे, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। पहला है रेणुका जी बांध परियोजना। तो रेणुका जी बांध परियोजना सिरमौर जिले में है और ये गिरी नदी पे बनाया जा रहा है। गिरी नदी यमुना के क्या है? सहायक नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी क्षमता कितनी है रेणुका जी बांध परियोजना का? 40 मेगावाट है। ठीक, जो रेणुका जी बांध में भंडारित जल का होगा उसका उपयोग हथनी कुंड बैराज के माध्यम से, जो हथनी कुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और एनसीआर दिल्ली करेगा। तो ये लोग करेंगे रेणुका जी बांध से भंडारित जल का। नेक्स्ट रेणुका जी बांध से जुड़ा हुआ है ये है कि किसके मध्य ये रेणुका जी बांध के परियोजना के कार्यान्वयन हेतु किसके किसके बीच समझौता हुआ है? तो जल शक्ति मंत्रालय और 6 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के मध्य समझौता हस्ताक्षर हुआ है रेणुका बांध परियोजना के कार्यान्वयन को लेके। ये नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था, राष्ट्रीय परियोजना कब? 2008 में घोषित किया गया था रेणुका जी बांध परियोजना को। नेक्स्ट है लोहरी चरण वन जल विद्युत परियोजना। ये एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। दूसरी बात है ये सतलज नदी पे बनाया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी कितना है? 210 मेगावाट है। धौला सिद्ध परियोजना की बात करें तो ये ब्यास नदी पे बनाया जा रहा है। इसका कैपेसिटी कितना है? 66 मेगावाट है।
सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये पब्बर नदी पे बनाया जा रहा है। पब्बर नदी पूछा जा सकता है कि यमुना किसकी सहायक है, तो यमुना की सहायक है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 111 मेगावाट है। सोनी बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनाया जा रहा है, सतलज नदी पे। इसकी कैपेसिटी कितना है, 382 मेगावाट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुशासन सूचकांक के बारे में। सुशासन सूचकांक पहली बात है कि कौन निकालता है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए एक हम लोग बड़ी मजाक में बोलते थे कि डर नहीं पागल सुशासन आ गया है। तो डर नहीं पागल, डरपग, डरपग मतलब DARPG निकालता है। इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस बोलते हैं ये डरपग को, या हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। ये है, उसके साथ जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र जो नई दिल्ली में है वो, और सुशासन केंद्र कहाँ का जुड़ा है, हैदराबाद का। तो ये तीन द्वारा ये सुशासन सूचकांक निकाला जाता है, ठीक है। तो कौन कौन है, एक डरपग है, दूसरा राष्ट्रीय सुशासन केंद्र कहाँ पे है, दिल्ली वो, और एक सुशासन केंद्र कहाँ पे है, हैदराबाद में है। इन तीनों के द्वारा सुशासन सूचकांक निकाला जाता है। नेक्स्ट है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सूचकांक जो निकाला गया है वो द्वितीय संस्करण है। पहला संस्करण कब निकाला गया था गुड गवर्नेंस का, तो 2019 में निकाला गया था। इसमें 4 श्रेणियां डिवाइड हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। एक तो समूह ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है, और तीसरा है उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य, चौथा क्या है केंद्र शासित प्रदेश। इन 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करके क्या निकाला जाता है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक। यहाँ याद रखने वाली बात फैक्ट ये है कि जम्मू और कश्मीर क्या बन गया है, यूटी बन गया है 31 अक्टूबर 2019 के अधिनियम से। ये यूटी बन गया है, लेकिन इसको शामिल किया गया है पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के श्रेणी में शामिल किया गया है, न कि इसको केंद्र शासित के वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल किया। तो ये ध्यान रखना इस बात को। दूसरी बात है कि जो समूह ए है उस समूह ए में नंबर 1 गुड गवर्नेंस में कौन है, तो गुजरात है। अगर समूह बी में देखें तो नंबर 1 पे कौन है, मध्य प्रदेश है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में देखें तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है, और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक। गुड गवर्नेंस जो इंडेक्स निकाला जाता है कितने क्षेत्रों पे निकाला जाता है, ये 10 क्षेत्रों पे, जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र देखा जाता है, वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र देखा जाता है, मानव संसाधन विकास देखा जाता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखा जाता है, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा एवं जन सुविधा उपयोगिता देखा जाता है, आर्थिक शासन को देखा जाता है, सामाजिक कल्याण एवं विकास को देखा जाता है, इसी में न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा देखा जाता है, पर्यावरण देखा जाता है, और नागरिक केंद्रित शासन देखा जाता है। एक माइंड खोलो पहल बता रहे हैं कैसे, कि पूछा जाता है कि गुड गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस बताओ और इसकी आलोचना करो। अगर इसके 10 क्षेत्र इंडेक्स के याद हैं आपको या मालूम है इस पे, तो आप लिख जाओगे। जैसे गुड गवर्नेंस का में क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या होगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज का विकास करना। जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज होगा उतना ही ज्यादा हमारा जीडीपी में क्या होगा, वृद्धि होगा। वैसे ही सार्वजनिक स्वास्थ्य में अगर अच्छा है तो इसका मतलब गुड गवर्नेंस अच्छा है। आर्थिक शासन अगर अच्छा है तो गुड गवर्नेंस अच्छा है। सामाजिक कल्याण का विकास करना ही गुड गवर्नेंस का मेन एम है। ये लक्ष्य भी पूछ दे या कैरेक्टरिस्टिक पूछ दे, सब 10 से ये निकाल सकते हो। सिर्फ ये सोचो कि करंट से हम कैसे मेंस में लिख सकते हैं और बेहतर नंबर पा सकते हैं करंट को यूटिलाइज करके। तो ये एक हम झलक दिखाएं आपको मेंस में नंबर स्कोर करने का। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो गुड गवर्नेंस में ये समूह बी में आता है उत्तर प्रदेश। कुल 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, ठीक है। अभी महिलाओं का विवाह का न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष था उसको तब्दील करके 21 वर्ष कर दिया जाएगा। 18 से बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया जाएगा, उसके लिए विधेयक लाया गया। तो जानते हैं सरदा विधेयक, जानते हैं 1929 में आया था। सरदा का पूरा नाम था हरविलास सरदा, ठीक है। और उसी को बाद में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के रूप में जाना जाता है। सरदा एक्ट में फीमेल का एज कितना निर्धारित किया गया था, 14, और मेल का निर्धारित किया गया था 18 वर्ष, ठीक। इसमें संशोधन किया जाता है 1976 में। जो बाल विवाह रोकथाम अधिनियम है या अधिनियम में बाल विवाह अधिनियम में संशोधन किया जाता है 1976 में। क्या किया जाता है कि मेल का आयु बढ़ा के कितना कर दिया जाता है, 21 साल, और फीमेल का शादी करने का आयु कितना कर दिया जाता है, 18 साल कर दिया। अब नया बिल आ रहा है जिसमें आप संशोधन करके 18 से कितना कर दिया जाएगा, फीमेल का 21, तो मेल और फीमेल दोनों का 21 हो जाएगा। इस पे मेंस के क्वेश्चन बनने वाले हैं। अच्छा, एक करेक्शन है कि जो मैंने 1976 बताया था वो 1978 है, ठीक है। उसमें संशोधन करके कर दिया गया था 21 वर्ष मेल का और फीमेल का 18 वर्ष। अच्छा, जो विवाह जैसी कुप्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथा का उन्मूलन किस एसडीजी लक्ष्य में रखा गया था, एसडीजी 5 के लक्ष्य में रखा गया है, ठीक है ना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के
में क्या कर दिया है, संशोधन की मंजूरी करके अब क्या कर दिया है, 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया है फीमेल का एज। लेकिन अभी ये अस्थायी समिति में कुछ प्रावधान को लेके बहस छिड़ गया था, तो अस्थायी समिति के पास ये पड़ा हुआ है उसमें चर्चा करने के लिए या सुधार लाने के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट है सरजू नहर राष्ट्रीय परियोजना। तो अगर सरजू नहर की बात करें तो इसकी हिस्ट्री क्या है कि 1974 में सरजू नहर परियोजना की परिकल्पना लेफ्ट बैंक घाघरा नहर परियोजना के रूप में की गई थी। तो लेफ्ट बैंक घाघरा नहर परियोजना किस परियोजना को रूप में जाना जाता था 1974 में? सरजू नहर परियोजना को जाना जाता था पहले 1974 में लेफ्ट बैंक घाघरा नहर परियोजना, ये याद रखना। 1980 में इस परियोजना का नाम, जो लेफ्ट बैंक घाघरा नहर परियोजना था, उसका नाम क्या कर दिया गया, सरयू नहर परियोजना कर दिया गया। इससे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले से, कहां से, बलरामपुर जिले से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि पहला कि सरजू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किसने किया, मोदी जी ने। दूसरा, कहां से उद्घाटन हुआ, तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से। सरजू नहर परियोजना का उद्देश्य क्या है, पहला ये पूछेगा। तो उद्देश्य है कि जो क्षेत्र में है उनके जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। सरजू नदी नहर परियोजना के तहत कितने नदियों को आपस में लिंक किया गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो 5 नदियों को सरयू नहर परियोजना के तहत इंटरलिंक किया गया है। एक तो घाघरा, दूसरा सरयू नहर, तीसरा राप्ती नदी, चौथा बाणगंगा, पांचवा रोहिणी। ये 5 नदियों को इंटरलिंक किया गया है सरयू नहर परियोजना में। ठीक, तो ये सरयू नहर परियोजना के बारे में और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है सरयू नहर परियोजना में। तो नेक्स्ट है कि इस परियोजना से हमारा 14.04 लाख हेक्टेयर क्या होगा, भूमि की सिंचाई होगी। ये परियोजना, सरयू नहर परियोजना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले में कौन कौन, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज, इससे क्या होंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। अब सरयू नहर परियोजना के बाद हमारा महोबा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, और किसने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। जल संकट के समाधान के लिए ये महोबा के विभिन्न परियोजनाओं का क्या किया, शिलान्यास या उद्घाटन किया गया। तो जल संकट से समाधान के लिए कौन कौन परियोजनाएं आए महोबा में लॉन्च किया गया, वो है अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बियर परियोजना, भावनी बांध परियोजना, मझ गांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना। ये महोबा से स्टार्ट किया गया इतने परियोजना। इन परियोजनाओं से क्या क्या फायदा होगा, तो महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर के लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि क्या होगी, सिंचाई संभव हो सकती है। दूसरी बात है कि यहाँ पे पेयजल की उपलब्धता बढ़ जाएगी इन परियोजनाओं के कारण। झांसी में नरेंद्र मोदी ने 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया है। तो 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क कहाँ पे है, तो झांसी में है। और किसने उद्घाटन किया है, ये नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने झांसी में एक अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया है। तो पूछ लिया जाएगा सीधे कि अटल एकता पार्क कहाँ पे है, तो झांसी में है। और अटल एकता पार्क में वाजपेयी जी की मूर्ति बनाई गई है, उसका शिल्पकार कौन है, तो राम सुतार है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा है इंडिया स्किल रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि चतुर्थ औद्योगिक क्रांति होती क्या है। तो ये सिंपल वर्ड में जान लो कि जो भी इंटरनेट से जुड़ी बात हो, या साइबर से जुड़ी बात हो, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी हुई बात हो, नेटवर्क प्रणाली, अगर इसमें जिस उद्योग में समाहित कर लिया जाता है, या चतुर्थ औद्योगिक क्रांति साइबर, इंटरनेट ऑफ थिंग या नेटवर्क प्रणाली पे क्या है, आधारित औद्योगिक क्रांति है। ठीक है, जो इंडिया स्किल रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था, 2014 से। ये वार्षिक रिपोर्ट है, इंडिया स्किल रिपोर्ट जारी किया जा रहा है। तो अभी देखें तो ये 9वां संस्करण है जो रिपोर्ट जारी किया गया है। अभी इंडिया में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य हैं, 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इनको समाहित करके ये रिपोर्ट बनाया गया है। अब इसमें 2 गतिविधियां हैं, पृथक गतिविधियां हैं इंडिया स्किल रिपोर्ट में। पहला है वी बॉक्स राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण, पहला है वी बॉक्स राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण या नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट है। वी बॉक्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट है। इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे दूसरा है, इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का क्या है, समामेलन है। तो ये ध्यान रखना कि इंडिया स्किल रिपोर्ट 2 पृथक गतिविधियों का समावेश है। एक तो एम्प्लॉयबिलिटी, पहला तो एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट में देखा जाता है, और दूसरा देखा जाता है इंडिया हायरिंग इंटेंट। ठीक है, तो ये 2 गतिविधियों का समावेश है किसमें, इंडिया स्किल रिपोर्ट में। जो इंडिया स्किल रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वी बॉक्स, पीपल स्ट्रॉन्ग तथा भारतीय उद्योग परिसंघ की एक संयुक्त पहल है। कौन, वी बॉक्स, पीपल स्ट्रॉन्ग और भारतीय उद्योग परिसंघ का। ठीक, इसमें सहयोग कौन करता है, ये भी ध्यान रखना। तो इंडिया स्किल रिपोर्ट में सहयोग यूएनडीपी करता है,
अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद अर्थात AICTE करता है, MSDE करता है, ASAP करता है केरल, और भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा इसमें सहयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना। अगर देखिए रिपोर्ट में तो ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी है, नियोजनीयता, वो उसमें वृद्धि दर्ज किया गया है रिपोर्ट में। रिपोर्ट में वृद्धि कितना है नियोजनीयता में, तो 45.97% से बढ़ के 46.2% हो गया है। अगर देखें कि सबसे ज्यादा कौन सा है सेक्टर जो हायर किया है या स्किल वाले जो स्किल प्राप्त किए हैं उनको नौकरियां ज्यादा मिली हैं किस सेक्टर में, तो बैंकिंग, वित्तीय सेवा, बीमा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, IT, फार्मा एंड इंटरनेट बिजनेस आदि में ये रिपोर्ट में सबसे ज्यादा हायरिंग एक्टिविटी देखा गया। और देखा जाए कि हायरिंग एक्टिविटी की संभावना वाले 3 राज्य कौन है, सर्वाधिक हायरिंग किया जाता है उनके स्किल, जो स्किल प्राप्त कर लेते हैं लोग उनका हायरिंग रेट सबसे ज्यादा है या सर्वाधिक नियोजन गतिविधि किस राज्य में देखा जाता है, तो पहले नंबर पे है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। और दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, और तीसरे नंबर पे कौन है? तमिलनाडु है। ठीक, तो ये हायरिंग एक्टिविटी में देखा 3 शीर्ष स्टेट। अगर उच्च नियोजनीयता में देखें कि कौन राज्य है, तो उच्च नियोज एम्प्लॉयबिलिटी में सबसे नंबर 1 है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, याद रखना, तीसरे नंबर पे केरल है, और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, और 5वें नंबर पे कौन है? कर्नाटक। इन उच्च नियोजनीयता के शहर के बारे में देखें तो पुणे है वो नंबर 1 पे है, लखनऊ नंबर 2 पे है, त्रिवेंद्रम नंबर 3 पे, कोलकाता चौथे नंबर पे, और बेंगलोर 5वें नंबर पे है। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में देखें तो ये विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च 2021 को मोदी जी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। कब? 22 मार्च 2021 को यह हस्ताक्षर हुआ था। ये देश की पहली बड़ी केंद्र संचालित नदी जोड़ो परियोजना है। कौन? केन बेतवा लिंक। अगर केन बेतवा की बात करें, ये दोनों नदियां क्या यमुना की सहायक नदियां हैं। परियोजना के तहत छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित दौधन गांव में केन नदी पे एक बांध का निर्माण किया जाएगा। तो दौधन गांव में एक केन नदी पे क्या किया जाएगा? बांध का निर्माण किया जाएगा, और जल को नहर के माध्यम से क्या कर दिया जाएगा? बेतवा से जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना के कितने चरण है, कितने चरणों में पूरा किया जाएगा? 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। केन बेतवा के पहले चरण में देखें तो दौधन बांध बनवाना है, पावर हाउस क्रिएट करना है, केन बेतवा लिंक नहर का निर्माण करना। वही चरण दूसरे में क्या होगा? लोअर ऊर बांध का निर्माण किया जाएगा, कोठा बैराज और बीना संकुल परियोजना का निर्माण किया जाएगा दूसरे चरण में। ठीक है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक एक स्पेशल पर्पज व्हीकल की स्थापना किया गया है केन बेतवा लिंक के लिए। ठीक है। और अगर केन बेतवा लिंक स्थापित हो जाता है तो 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की क्या होगी? सिंचाई होगी। देखो ये इसमें 62 लाख आबादी हेतु पेयजल मुहैया कराया जाएगा, 62 लाख को। इसमें 103 मेगावाट हाइड्रो पावर क्रिएट किया जाएगा, 27 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन होगा। और इस परियोजना से लाभ प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के कौन जिले होंगे? 4 जिले होंगे, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। वहीं मध्य प्रदेश में पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेना आदि ये क्या होंगे? जिला लाभ प्राप्त करेंगे। अब देखो केन के बारे में पढ़ लेते हैं, केन बेतवा नदी के। तो केन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कटनी जिला में अहिरगांव गांव में है। इसकी लंबाई कितनी है केन की? 427, 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में पड़ता है, 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई पड़ती है। अगर देखें तो ये बांदा जिला स्थित चिल्ला गांव के पास यमुना में जाके मिल जाती है। इसके ऊपर केन नदी के पे एक राने है जलप्रपात देखने को मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि केन घड़ियाल सेंचुरी देखने को मिलता है। तो ये 2 प्रमुख पर्यटक स्थल हैं केन पे। एक तो राने जलप्रपात वाटरफॉल देखने को मिलता है, दूसरा केन घड़ियाल सेंचुरी। बेतवा नदी का अगर देखें उद्गम स्थल तो रायसेना जिला में जो बारखेड़ा गांव है उसके पास से है। बेतवा नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? डैम है तो राजघाट परियोजना, परीक्षा, माता टीला बांध, ये सारे बांध हैं बेतवा नदी पे। 3 ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गया। तो 7वीं शेड्यूल के अनुसार पुलिस को पूछा जाए तो ये कौन सी सूची में आता है? तो राज्य के सूची में आता है ये पुलिस। और पुलिस कमिश्नर प्रणाली देखा जाए तो एमपी के 2 जिलों में लागू हो चुका है, वहीं यूपी के 4 जिलों में लागू किया गया है पुलिस कमिश्नर प्रणाली। कौन कौन है 4 जिले यूपी के? तो वो देखें, एक तो है लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, दूसरा क्या है? वाराणसी और कानपुर। जो बनारस और कानपुर है ये लेटेस्ट लागू किया गया था, सबसे पहले लागू कहाँ किया गया था? लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में लागू किया गया था। तो ये ध्यान रखना, यूपी में 4 पुलिस कमिश्नर प्रणाली, एमपी में 2, भोपाल और इंदौर में रखा गया है। ठीक है। ये बता चुके हैं
कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या बोला जाता है, तो अक्षय ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। बजट 2021-22 में सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की थी। तो ये पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि कौन सी बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा किया गया था, तो वो बजट था 2021 और 22। तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो एनटीपीसी लिमिटेड ने ब्लूम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ गठबंधन किया है हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए। ये एनटीपीसी सिमहाद्री स्थित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना हेतु किया गया। अर्थात एनटीपीसी सिमहाद्री में ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना का स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और उसके लिए एनटीपीसी और ब्लूम एनर्जी के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है, गठबंधन हुआ है हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादन को लेकर। तो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है, एनटीपीसी सिमहाद्री में। नेक्स्ट है कि COP26 में भारत ने अपना ये शून्य कार्बन उत्सर्जन का ईयर घोषित कर दिया है कि 2070 तक वो लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। कार्बन शून्य प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है कौन, भारत। कौन से COP26 में ये घोषणा किया। पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित हुआ। ये कौन घोषित करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया जाता है। तो ये UNWTO द्वारा किया जाता है, ये याद रख। जो सर्वश्रेष्ठ गांव पर्यटन गांव की पहल है वो कौन स्टार्ट करता है, किया है, तो UNWTO ने किया है। और ये पहल जो है वो गांवों और उनकी प्राकृतिक छवि, मतलब लैंडस्केप जो स्पेस होता है वो प्राकृतिक और सांस्कृतिक अगर विविधता ज्यादा अच्छा हो तो तब, या पाक कला सहित स्थानीय मूल्यों एवं गतिविधियों का संरक्षण हो, ऐसे में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करता है UNWTO। तो ये अगर कैरेक्टरिस्टिक किसी गांव में पाया जाता है उसके आधार पे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित करता है UNWTO। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि UNWTO का जो 24वां सत्र था महासभा का वो कहाँ पे आयोजित हुआ, तो मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, नवंबर से दिसंबर तक हुआ था, 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक 24वां सम्मेलन बैठक हुआ था मैड्रिड में। इसमें 5 वैश्विक क्षेत्रों में स्थित 32 देशों के कुल 44 गांवों को 2021 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को दर्जा प्रदान किया गया UNWTO द्वारा। तो 44 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों का 44 सर्वश्रेष्ठ गांवों का घोषणा किया UNWTO। उसमें पोचमपल्ली गांव भी शामिल था भारत का। ये पोचमपल्ली कहाँ है, तो तेलंगाना के नालगोंडा जिले में स्थित है। इसको सिल्क सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है पोचमपल्ली को। दूसरी बात कि पोचमपल्ली क्यों फेमस है, यहाँ पे इक्कत नामक अनूठी शैली होती है साड़ी बुनने की। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि पोचमपल्ली में जो इक्कत शैली है साड़ी बुनने की कला, उसको GI टैग मिल चुका है 2004 में ही। और पोचमपल्ली से ही 18 अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था कौन, आचार्य विनोबा भावे। तो पोचमपल्ली कितने चीजों के लिए फेमस है वो बता दिया। लेकिन UNWTO में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में 3 नाम प्रविष्ट हुए थे, जिसमें से एक नाम था पोचमपल्ली, वो जीता। अब 3 नाम में कौन कौन था, तो एक पहला था कोंगथोंग मेघालय का, दूसरा था लदमपुरा खास ये मध्य प्रदेश का, और तीसरा पोचमपल्ली तेलंगाना। तो ये तीनों प्रविष्ट हुए थे जिसमें पोचमपल्ली तेलंगाना को पुरस्कृत किया गया, ठीक, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में। अब देखिए लतपुरा खास मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पड़ता है। लतपुरा खास मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पड़ता है। जो कोंगथोंग गांव है वो मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में पड़ता है। जो कोंगथोंग गांव है उसको विसलिंग गांव बोलते हैं या सिटी वाला गांव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अगर इस गांव में कोई बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को नाम के बजाय एक धुन देने की अनूठी प्रथा है, तो मेलोडी देने की अनूठी प्रथा है इस गांव में। अब नेक्स्ट देखते हैं निजामुद्दीन बस्ती परियोजना। ये यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार प्राप्त किया है कौन, निजामुद्दीन बस्ती परियोजना। ये दिल्ली में है, नई दिल्ली स्थित ये निजामुद्दीन बस्ती परियोजना है यहाँ पे। और अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, यूनेस्को द्वारा दिया गया है। और 2 श्रेणियों में दिया गया है, एक तो उत्कृष्टता अवार्ड दिया गया है, दूसरा सतत विकास हेतु विशेष पहचान के लिए इसको अवार्ड दिया गया है निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये नेशनल MPI प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक रूप से स्वीकार होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना, कि ऐसा MPI बनाया जाए कि वैश्विक रूप से स्वीकार हो और भारत के अनुरूप भी ये सूचकांक हेल्प करे। तो ये मेन उद्देश्य था नेशनल MPI प्रोजेक्ट का। अगर भारत में पूछे MPI या बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन नोडल मंत्रालय है, तो नीति आयोग है। तो भारत MPI जो जारी करेगा नीति आयोग, वो जो वैश्विक
एजेंसियां जारी करती हैं एमपीआई, उससे सहयोग प्राप्त करेगा कौन? एक तो है ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और दूसरा है यूएनडीपी के साथ समन्वय कौन करेगा? ये करेगा नीति आयोग करेगा। अब राष्ट्रीय एमपीआई विकसित करने के लिए अंतर मंत्रालय प्रयास को संस्थानिक दर्जा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने एमपीआईसीसी का गठन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 12 मंत्रालय और विभाग शामिल हैं। क्या है इसको समझो अच्छे से कि एमपीआई को डेवलप करने के लिए उसको संस्थानिक दर्जा देने के लिए, ठीक है, एक नीति आयोग ने कमेटी बनाई है, और उस नीति आयोग कमेटी का नाम है जो बनाई है एमपीआईसीसी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये बनाया गया है किसके? एमपीआई के एक संस्था के रूप में, ठीक, जिसमें 12 मंत्रालय और विभाग क्या होंगे? शामिल होगा। एमपीआईसीसी में 12 विभाग और मंत्रालय शामिल होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम राष्ट्रीय एमपीआई है वो अपना बेसलाइन या डाटा कहाँ से लिया है? तो एक तो एनएफएचएस सर्वे है 4, उससे लिया है, और दूसरा कहाँ से लिया है? दूसरा लिया है बेसलाइन रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के आंकड़ों पर आधारित है। अर्थात ये जो आंकड़ा है सिर्फ और सिर्फ एनएफएचएस 4 से ये डाटा लिया गया है। ये डाटा आपका कब पब्लिश हुआ था? 15-16 का। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण कितने आयामों डायमेंशन में किया जाता है? तो 3 डायमेंशन शामिल हैं एमपीआई में, जो राष्ट्रीय है, इंडियन या नेशनल एमपीआई की बात कर रहे हैं। एक तो स्वास्थ्य डायमेंशन है, दूसरा शिक्षा, और तीसरा है रहन सहन का स्तर या जीवन का स्तर। ये 3 डायमेंशन है। इन 3 डायमेंशन पे 12 संकेत को निर्माण किया गया है, इन्हीं 3 डायमेंशन में। तो 12 संकेत पे एमपीआई निकाला जाता है इंडिया में, या राष्ट्रीय नेशनल एमपीआई निकाला जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, जो वर्ल्ड एमपीआई निकाला जाता है, वर्ल्ड एमपीआई में सूचकांक अगर संकेत देखें इंडिकेटर, तो 10 इंडिकेटर का प्रयोग किया गया है। वहीं हमारे नेशनल एमपीआई में 12 इंडिकेटर का प्रयोग किया गया है। तो 2 इंडिकेटर वर्ल्ड से ज्यादा प्रयोग किया गया है, बाकी 10 क्या है? सेम है जैसे वर्ल्ड का एमपीआई में निकाला जाता है। तो वो 2 कौन कौन है? भारत के अनुरूप निकाला गया है। एक तो प्रसव पूर्व देखभाल है, और दूसरा बैंक खाता है। तो जो राष्ट्रीय या नेशनल एमपीआई निकाला गया है, उसमें भारत की 25.01% जनसंख्या बहुआयामी रूप से क्या है? गरीब है, ये निकाला गया। ये डाटा याद रखना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर डाटा देखें तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीब वाले राज्य में देखें तो सबसे ज्यादा गरीबी कौन है? बहुआयामी गरीबी वाला राज्य है बिहार, उसके बाद झारखंड है, और तीसरे नंबर में अगर नीचे से देखें तो उत्तर प्रदेश है। ठीक, केरल राज्य में सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या रहता है, 0.71% रहता है। इन शासित प्रदेश में देखिए तो दादर एवं नगर हवेली में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, 27.36% है। वहीं पुदुचेरी में 1.72% एमपीआई है, मतलब सबसे कम अगर यूटी में देखा जाए तो पुदुचेरी में है। 12 जो संकेत हैं उनका लिस्ट दिया गया है, उसको याद नहीं रखना है, बस ये देखो, एक देखने का फैक्ट है कि बाल एवं किशोर मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश का सबसे बुरा हालत है। सबसे खराब किसका है? उत्तर प्रदेश में। और इसी में सबसे अच्छा किसका है? केरल का। वहीं एक है पोषण के मामले में देखें तो बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, जबकि सिक्किम सबसे आगे है, केरल से भी आगे सिक्किम है। तो ये 2 चीजें याद रखना, बाकी क्वेश्चन 12 संकेतों से नहीं पूछा जाएगा। 12 संकेत अगर याद देख सकते हो मेंस में लिखने का काम आ सकता है, अदरवाइज नहीं। एमपीआई में अब यूपी के बारे में क्या निकला है ये देख लें। तो यूपी के 37.79% जनसंख्या क्या है? बहुआयामी रूप से गरीब है। ये आंकड़ा याद रखना, 37.79। और उत्तर प्रदेश का एमपीआई स्कोर कितना है? 0.18%। उत्तर प्रदेश में अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो 44.32% बहुआयामी रूप से गरीब है, जबकि शहर में 18.07% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। अगर गरीबी एमपीआई में देखें बहुआयामी गरीबी में, तो सबसे ज्यादा गरीब जिला कौन है? श्रावस्ती है उत्तर प्रदेश में। सबसे कम गरीब कौन है? लखनऊ है। तो श्रावस्ती के बाद ये बहराइच है, बलरामपुर है, खीरी है, गोंडा है। तो सबसे खराब श्रावस्ती का है, या सबसे ज्यादा बहुआयामी रूप से गरीब कहाँ रहते हैं? श्रावस्ती में, देन बहराइच में, देन बलरामपुर में। सबसे कम अगर देखें तो बहुआयामी गरीब किस जिले में है? तो लखनऊ में है, उसके बाद कानपुर है, गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद गाजियाबाद है, देन झांसी है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 के बारे में बात करते हैं। ये किसके द्वारा निकाला जाता है? तो ये पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा निकाला जाता है। ये एक गैर लाभकारी थिंक टैंक है, उसके द्वारा निकाला जाता है। इसमें गवर्नेंस परफॉर्मेंस के आधार पे क्या किया जाता है? रैंक प्रदान किया जाता है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। एक ऐसा गवर्नेंस है, खराब है कि अच्छा है, उसके आधार पे इंडेक्स दिया जाता है। ठीक,
ये PAI का या पब्लिक अफेयर इंडेक्स का छठवां संस्करण निकाला गया है, छठवां वार्षिक संस्करण है। तो हम लोग PAI को देख रहे हैं। PAI में सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि ये 3 स्तंभों पे आधारित है और 5 विषय या थीम को शामिल किया गया है। 14 सतत विकास लक्ष्यों या SDG को शामिल किया गया है। उसके तहत 43 इंडिकेटर पे ये इंडेक्स बनाया गया है। कौन? पब्लिक अफेयर इंडेक्स, या इसी को गवर्नेंस इंडेक्स भी बोला जाता है। तो मेंस में लिखने के लिए 3 स्तंभ पूछा जाएगा कि ये गवर्नेंस वाला जो पार्ट है ना, गवर्नेंस, वो वाले पार्ट से ये सोल्यूशन मिल सकता है कि गवर्नेंस किस पे आधारित है। तो समता, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी पे आधारित होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये आता है कि इसकी थीम क्या थी। तो थीम 5 विषय था या 5 थीम थी। वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, अभिव्यक्ति और जवाबदेही गवर्नेंस में होना चाहिए। सरकार की प्रभावशीलता गवर्नेंस में होना चाहिए। विधि का शासन अच्छा होना चाहिए। विनियमन गुणवत्ता होना चाहिए। ये सब मेंस में लिख सकते हो ये पॉइंट, और अच्छे इंपैक्ट पड़ेंगे एग्जामिनर के ऊपर। नेक्स्ट, इसमें क्या होना चाहिए? गुड गवर्नेंस में जो गवर्नेंस होना चाहिए वो भ्रष्टाचार पे नियंत्रण रखना चाहिए। 14 एसडीजी लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो एसडीजी 14 जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 14 लक्ष्य को इसमें समाहित किया गया। और कितने इंडिकेटर? 43 इंडिकेटर को इसमें समाहित किया गया है। ठीक है। अगर रैंक में देखें तो सबसे श्रेणी में नंबर 1 कौन है? केरल सर्वश्रेष्ठ है। सिक्किम, अगर छोटे राज्यों में देखें तो सिक्किम सर्वश्रेष्ठ है। अगर यूटी में देखें तो पुदुचेरी नंबर 1 पे है। वहीं उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो न्यूनतम स्थान है गवर्नेंस में, 18वां है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड की बात करें। पहली बात है कि ये सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये डैशबोर्ड बनाया गया है। और ये डैशबोर्ड डिजाइन कौन किया है, विकसित कौन किया है? तो नीति आयोग ने किया है, डिजाइन और विकसित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि कितने संकेतों पे ये डैशबोर्ड जो शहरी सस्टेनेबल या एसडीजी पे बनाया गया है डैशबोर्ड, वो कितने संकेतों पे है? तो 77 संकेतों पे। और कितने एसडीजी को, वेरी इंपॉर्टेंट, 17 में से 15 एसडीजी को शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक। और इसमें जो एसडीजी के 46 149 उपलक्ष्य है ना, उसमें से 46 उपलक्ष्य को शामिल किया गया है। ठीक। तो ये ध्यान रखना, 17 के 17 नहीं है। और 2 कौन सा छोड़ा गया है? तो एसडीजी 14 और एसडीजी 17 को छोड़ दिया गया है, इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब देखें कि जो हमारा पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया गया था, तो किसके सहयोग से जारी किया गया था? तो जर्मन के सहयोग से जारी किया गया था। ठीक है। और नीति आयोग द्वारा ये जारी किया गया था। ठीक। अब इस सूचकांक में शिमला शहर को प्रथम स्थान मिला है, कोयम्बटूर को द्वितीय स्थान मिला है, चंडीगढ़ को और तिरुवनंतपुरम को तृतीय स्थान मिला है। तो दोनों साथ में है। तो देखो, शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम दोनों साथ में। और कोची क्या है? 5वां नंबर मिला है, कोची को 5वां नंबर मिला है। एसडीजी शहरी सूचकांक में अगर देखें सबसे खराब किसको मिला है? तो झारखंड के धनबाद को मिला है। उसके बाद मेरठ है यूपी का, और ईटानगर, गुवाहाटी, देन पटना। ठीक है। तो सबसे खराब धनबाद को मिला है एसडीजी में। जो डैशबोर्ड जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा, उसमें सबसे खराब शहर के रूप में कौन जाना जा रहा है? धनबाद, झारखंड का। ठीक। एसडीजी शहरी सूचकांक में यूपी की बात देखें तो 36वें रैंक पे सबसे ऊपर यूपी में लखनऊ है, देन क्या है? कानपुर है। 41वें नंबर पे हमारा क्या है? गाजियाबाद है। 42वें नंबर पे प्रयागराज, और 46वें नंबर पे क्या है? वाराणसी है। 49वें नंबर पे हमारा आगरा है, और 55वें नंबर पे मेरठ है। ये ध्यान रखना। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जारी किया गया। पहली बात है कि किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ठीक। ये छठवां संस्करण जो 21 में जारी किया गया, वो छठवां संस्करण था। इसमें एक नए पुरस्कार की श्रेणी की घोषणा की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जा चुका है। प्रेरक दौड़ सम्मान नए पुरस्कार की एक नई श्रेणी को जोड़ा गया, प्रेरक दौड़। और इसमें 5 अतिरिक्त उप श्रेणियां होंगी। जो प्रेरक दौड़ सम्मान है, इसमें 5 अतिरिक्त उप श्रेणियां होंगी। 5 उप श्रेणियां में देखें तो कौन है? दिव्य, जिसको प्लेटिनम बोला जाता है। दूसरा अनूप, जिसको स्वर्ण बोला जाता है। तीसरा उज्जवल, जिसको रजत बोला जाता है। उदित को ब्रांज बोला जाता है। और आरोही या एस्पायरिंग होगा। ठीक है। इसमें अगर देखें तो कितने, इसमें सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के 4320 शहरों को समाहित किया गया, जिसमें 62 क्या है? कैंटोनमेंट बोर्ड भी शामिल हैं। और इस स्वच्छ सर्वेक्षण में गंगा के किनारे बसे 91 गंगा नगरों को भी शामिल किया गया है। ये ध्यान रखना। स्मरणीय तथ्य में देखें तो अगर लगातार ये 5वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया। 10 शहरों की रैंकिंग देखें, 10 शहरों की रैंकिंग 1 लाख से अधिक वाले जनसंख्या में, तो क्या क्या है?
तो नंबर 1 पे हमारा इंदौर है, दूसरे नंबर पे सूरत है, तीसरे नंबर पे विजयवाड़ा है, चौथे नंबर पे हमारा क्या है, मुंबई है, नवी मुंबई, पांचवें नंबर पे पुणे। तो ये 5 याद रखना। सिर्फ 10 शहर में देखें लिस्ट में 1 से 10 लाख जनसंख्या में रैंकिंग किसका नंबर 1 है, तो नई दिल्ली में है। और इसी में 1 से 10 लाख में चौथे नंबर पे आता है नोएडा, उत्तर प्रदेश का। 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में देखें तो 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 2 शहर शामिल हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या में। लखनऊ 12वें स्थान पे है और गाजियाबाद 18वें स्थान पे है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में कानपुर 21वें स्थान पे, आगरा 24वें स्थान पे, प्रयागराज 26वें स्थान पे और मेरठ 27वें स्थान पे, वाराणसी 30वें स्थान पे शामिल है। ठीक। अब देखिए कि 1 लाख से कम जनसंख्या में जो बीटा है महाराष्ट्र सांगली का, उसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, बीटा को 1 लाख से कम में। अब देखो शीर्ष राज्य प्राप्त 5 राज्य ऐसे हैं जो 100 स्थानीय निकायों से कम वाले हैं, जिनको रैंक प्राप्त है 100 स्थानीय निकायों से कम वाले राज्य देखें तो नंबर 1 में स्वच्छता में कौन होगा, झारखंड होगा। दूसरे नंबर पे कौन है, हरियाणा है। वहीं अगर देखें 100 से अधिक निकाय जो स्वच्छता शहर शामिल है, स्वच्छ शहर शामिल है, तो 100 से अधिक निकायों में देखें तो नंबर 1 पे कौन है, छत्तीसगढ़ है। दूसरे नंबर पे देखें तो महाराष्ट्र है। ठीक। अगर 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाली श्रेणी में देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, 6वां है। वहीं गंगानगर की रैंकिंग में देखें तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगानगर में उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी नगर है उसको शीर्ष स्थान मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे बिहार का मुंगेर और पटना रहा, जबकि चौथे नंबर पे कौन है, कानपुर का उत्तर प्रदेश। ये कब की बात कर रही है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या की बात की जा रही है। लेकिन 1 लाख से कम जनसंख्या में प्रथम नंबर पे कौन है, कन्नौज है स्वच्छ, और दूसरे नंबर पे कौन है, बिजनौर। ठीक है, तो ये याद रखना यूपी के हैं। अब विभिन्न श्रेणियों में भारत के सबसे स्वच्छ शहर देखा जाए तो भारत का सबसे स्वच्छ मेगा शहर जिसमें मेगा शहर किसको बोला जाता है, जिससे में 40 लाख से अधिक जनसंख्या रहती है, तो वो अहमदाबाद है, गुजरात का। दूसरा भारत का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर में 10 से 40 लाख वाले जनसंख्या को शहर के समय को समाहित करते हैं, इसमें नवी मुंबई है। भारत का सबसे स्वच्छ मध्यम शहर में 3 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी होती है, इसमें नोएडा नंबर 1 पे है। भारत का सबसे स्वच्छ छोटा शहर जिसमें 1 से 3 लाख जनसंख्या श्रेणी हो उसको शामिल किया जाता है, इसमें नई दिल्ली है। भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे स्वच्छ राजधानी की बात कहा जाए तो किस राज्य की राजधानी है, तो वो गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। फिर जो प्रेरक दौड़ सम्मान शामिल किया गया था ना इस बार, तो 5 इसके तहत 5 शहर हैं, जैसे तिरुपति, नई दिल्ली, सूरत और इंदौर और नवी मुंबई को दिव्य श्रेणी में दिया गया या प्लेटिनम श्रेणी में इनको वर्गीकृत किया गया। वहीं गोल्ड में कौन कौन आता है, उत्तर प्रदेश के गोल्ड में 5 शहर हैं। गोल्ड में उत्तर प्रदेश के 5 शहर हैं, जबकि प्लेटिनम में एक भी नहीं है, दिव्य में एक भी नहीं है। और गोल्ड को बोलते हैं अनुपम। अनुपम में 5 शहर हैं। कौन, एक है सहारनपुर, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है मेरठ, चौथा है बनारस और 5वां है नोएडा। तो कुल गोल्ड में 151 शहर शामिल हैं, जिसमें से 5 शहर किसके हैं, यूपी के हैं। ठीक। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग देने के प्रोटोकॉल बनाया गया। इसमें 3 स्टार 5 स्टार रेटिंग शहरों को दिया जाता है जो कचरा मुक्त शहर होते हैं। तो 5 स्टार में 9 शहरों को कचरा मुक्त 5 स्टार दिया गया है। 5 स्टार 9 शहरों को दिया गया, इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, नवी मुंबई और अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा, पाटन को 5 स्टार मिला है। वहीं 143 शहरों को 3 स्टार प्रमाण पत्र मिला है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती, ये नवंबर 2021 में घोषित सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती के परिणाम जारी किए गए। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या में देखें तो इंदौर को क्या प्रथम स्थान मिला, वहीं नवी मुंबई को द्वितीय स्थान मिला। सिर्फ जो सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती है उसके तहत छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। ध्यान रखना, सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है, तो छत्तीसगढ़ है। और सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती के तहत राज्यों में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, 6वां स्थान है। सफाई मित्र चुनौती में के अंतर्गत अगर यूटी में देखें केंद्र शासित प्रदेश में, तो चंडीगढ़ को नंबर 1 स्थान मिला है, यह सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। अब बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस को। तो कोई भी एक्सप्रेसवे होगा उसका क्या मेन एम होगा, आर्थिक विकास में इससे प्रोत्साहन मिलेगा, बड़े बाजारों तक बेहतर पहुंच होगा, त्वरित पहुंच होगा। साथ ही में इसमें अगर एक्सप्रेसवे बन जाता है तो ईंधन की बचत होता है, समय की बचत होता है, प्रदूषण पे नियंत्रण होता है। चाहे कोई भी ऐसा एक्सप्रेसवे बनाए, ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। मेंस में आप लिख सकते हैं इस सारे पॉइंट को। दुर्घटनाएं कम होने के आसार कम होते हैं, दुर्घटनाएं कम होती हैं।
स्मरणीय तथ्य में देखें तो नरेंद्र मोदी ने करवल खीरी से, ये कहाँ पड़ता है, सुल्तानपुर में, यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया नवंबर 2021 में। ठीक, जो ये एक्सप्रेसवे है बस 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। अगर इसकी लंबाई पूछा जाए तो 241 किलोमीटर लगभग है, या 340.824 किलोमीटर। ठीक है, अगर अभी तत्कालीन स्थिति में देखा जाए तो ऑपरेशनल देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन बन गया है, यही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है। ठीक, अब देखें कि कहां से शुरुआत होता है, तो लखनऊ जिले में ये सुल्तानपुर रोड के पास चांद सराय गांव से ये प्रारंभ होता है पूर्वांचल एक्सप्रेस। इंड कहाँ होता है, तो गाजीपुर जिले में होता है, हैदरिया गांव के पास समाप्त होता है। ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। ये 9 जिलों से होकर गुजरता है, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ता है। 6 लेन की एक्सप्रेसवे है, इसे बाद में क्या बना दिया जाएगा, 8 लेन बना दिया जाएगा। इस पे एक्सप्रेसवे पे सुल्तानपुर में कुरेभार गांव के निकट 3.2 किलोमीटर एक हवाई पट्टी, एयर स्ट्रिप की निर्माण किया गया है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपातकालीन लैंडिंग या टेक ऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेसवे पे 3 हवाई पट्टियां निर्माण करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का क्या बन गया है, प्रथम राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट, तो पूर्वांचल से पहले कौन कौन और 2 हैं, वो है एक यमुना एक्सप्रेसवे जो मथुरा के निकट में हवाई पट्टी बना है, और दूसरा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में बना है, उन्नाव के निकट बना है। ठीक है, अब गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखा, कब, दिसंबर 2021 में। इसकी लंबाई कितना है गंगा एक्सप्रेसवे की, तो 593.947 किलोमीटर, या इसको बोलें कितना, 594 किलोमीटर। ठीक है, ये भी 6 लेन है, बाद में 8 लेन बन सकता है। ये जो एक्सप्रेसवे है मेरठ से किसको जोड़ता है, प्रयागराज को जोड़ता है। ठीक, और किसके द्वारा ये बनाया जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, उपिडा के द्वारा। ठीक, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को आच्छादित करता है, मेरठ, हापुड़ या बुलंदशहर, अमरोहा, संबलपुर, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज से ये क्या होगा, गंगा एक्सप्रेसवे जुड़ेगा। शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेसवे पे 3.5 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा, ये बात बोला गया है। ठीक, अगर ये पूर्ण रूप से बन जाता है तो गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा का भी निर्माण भी प्रस्तावित है। किस एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारे का निर्माण है, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ। और एक्सप्रेसवे का जो लाभ है वो लाभ तो मिलता ही रहेगा। ठीक है, ये सारे होते हैं औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। अब आते हैं स्मार्ट पुलिसिंग में। तो स्मार्ट पुलिसिंग का सबसे पहले कंसेप्ट जो वक्तव्य दिया था वो 2014 में नरेंद्र मोदी ने दिया था। कहां दिया था, ये गुवाहाटी में दिया था। ठीक है, कहां पे दिया था, गुवाहाटी में दिया था। ठीक, स्मार्ट पुलिस सूचकांक जो निकाला जाता है किसके द्वारा, भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा निकाला जाता है। ये 2021 में पहला सर्वेक्षण निकाला गया है या सूचकांक निकाला गया है। इसमें निम्न स्कोर किसको मिला है, तो बिहार को प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है इसमें, स्मार्ट पुलिसिंग में 28वां स्थान प्राप्त है। सबसे नीचे तो नहीं बोल सकते, लेकिन सेकेंड लास्ट है। ठीक, तो स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक में नंबर 1 कौन है, आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे पे असम और चौथे पे कौन है, केरल है। वहीं अगर यूपी की बात करें तो यूपी कौन से नंबर पे है, 28वें नंबर पे है, सेकेंड लास्ट पे है। अब आ जाओ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। 15 अगस्त 1995 को हम लोग जानते हो कि मिड डे मील की स्टार्ट किया गया था। किस नाम से स्टार्ट किया गया था, तो उसका नाम 1995 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम के नाम से स्टार्ट किया गया था, जो अभी मिड डे मील के नाम से जानते हैं। तो 1995 में स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान रखना। तो मिड डे का उद्देश्य क्या है, मिड डे मील का, तो देखो, नामांकन बढ़ाना, प्रतिधारण रिटेंशन बढ़ाना, उपस्थिति बढ़ाना, साथ साथ जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे हैं उनके पौष्टिक स्तर को या न्यूट्रिशन लेवल में सुधार लाना, ये हमारा मिड डे का एम था। अभी 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी दिया गया। ठीक है, इस योजना में कब तक चलेगा, 2021-22 से लेके 2025-26 तक चलेगा, 5 वर्षों की अवधि तक। इसमें क्या है कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मिड डे मील की जगह ये स्थान ले लेगा। और इसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चों को आच्छादित किया गया है। दूसरी बात है कि देश भर में 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 11.80 करोड़ बच्चे इससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे।
और दूसरी बात है प्रधानमंत्री पोषण अभियान मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील का स्थान ले लेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फसाई के द्वारा जारी किया जाता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। पहली बार ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था? तो पहली बार 2019 में जारी किया गया था। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। उसी दिन 2019 में ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था। अभी जो जारी किया गया है वो तीसरा संस्करण जारी किया गया है। ठीक, तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तो देखें नंबर 1 पे कौन है? गुजरात, दूसरे नंबर पे केरल, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। छोटे राज्यों में बात करें तो गोवा नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे मेघालय, तीसरे नंबर पे मणिपुर। वहीं यूटी की बात करें तो नंबर 1 पे कौन है? जम्मू कश्मीर है, दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है, और दिल्ली क्या है? तीसरे नंबर पे है। ठीक है, अगर निम्न स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों में देखें तो छोटे राज्यों में मिजोरम निम्न स्थान प्राप्त किया है, बड़े राज्यों में बिहार को निम्न स्थान मिला है। अगर यूटी में देखें तो लक्षद्वीप को निम्न स्थान मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसको 5वां स्थान मिला है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। रेल कौशल विकास योजना की बात करें तो रेल कौशल विकास योजना से क्वेश्चन नहीं आएगा, पुराना हो चुका है, इससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट आया है, तो बस ये जानो कि भारत में पहली बार अपराध रिपोर्ट का पहला संस्करण कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1953 में किया गया था। ठीक है, अभी भारत के अपराध 2020 के नाम से एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेंस के लिए इसमें लिखने के लिए आएगा, प्री में नहीं पूछा जाएगा, तो निश्चिंत रहें इसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सुजलाम अभियान। ये आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जाता है उसके अंग के रूप में मनाया गया। किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मनाया गया। ठीक है, इसमें 100 दिवसीय अभियान, तो पूछा जाता है कि 100 दिवसीय अभियान किससे जुड़ा हुआ है? तो सुजलाम अभियान से जुड़ा हुआ है या जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अंतर्गत जुड़ा हुआ है। इसके तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। क्या 10 लाख सोखते गड्ढों का निर्माण किया जाएगा, शौचालयों की मरम्मत कराया जाएगा और नए परिवारों तक शौचालय की पहुंच प्रदान की जाएगी। और ये ओडीएफ प्लस प्राप्त करने में संचालित किया गया था। ये अब इंदौर भारत का पहला जल अधिक या सरप्लस वाला शहर बन गया। ये पुराना न्यूज है, बस ये जान लो। नेक्स्ट है NIRF इंडिया रैंकिंग जारी किया गया 2021 में। क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी कम है, फिर भी देख लेते हैं। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और ओवरऑल देखा जाए तो इसमें नंबर 1 पे IIT मद्रास को मिला है, दूसरे नंबर में IISc बेंगलोर को मिला है, तीसरे नंबर पे IIT बॉम्बे है। अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो 5वें नंबर पे IIT कानपुर शामिल है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो NIRF की रैंकिंग में इसमें शीर्ष 10 में से उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान शामिल हैं। एक तो IIT कानपुर है, दूसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की अन्य सूची में देखें तो 5वें नंबर पे तो कानपुर IIT है, IIT कानपुर, और 10वें नंबर पे BHU है, AMO है 18 नंबर पे, IIT BHU है आपके 28 नंबर पे, 43 नंबर पे MIT है, 60 नंबर पे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, शिव नडार विश्वविद्यालय है 84 नंबर पे, और 88 नंबर पे मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। तो ये हमारा मेन रहा। कॉलेज में देखो तो मिरांडा हाउस को नंबर 1 लगातार 5वें वर्ष क्या मिला है? कॉलेज के श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। अगर हम रिसर्च के मामले में देखें तो IISc बेंगलोर को प्रथम स्थान मिला है। कार्बी एंगलोंग समझौता की बात करें तो कार्बी एंगलोंग मध्य असम में स्थित है। इससे जुड़े हुए कौन कौन जनजातियां हैं मध्य असम में? तो कार्बी है, डिमासा है, बोडो है, कुकी है, हमारा है, तिवा है, गारो है, मान, रिंगमा, नागा, ये सब जनजाति वहां पे पाए जाते हैं। तो 4 सितंबर 2021 को कार्बी एंगलोंग स्वायत्त समझौता हुआ। 4 सितंबर 2021 को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा समझौता किया गया। किसके बीच हुआ? तो कार्बी एंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रतिनिधि थे और 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच में कार्बी एंगलोंग समझौता स्थापित हुआ। ठीक है, और ये 5 कौन कौन से प्रमुख प्रतिनिधि थे तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। कार्बी क्षेत्र के लिए विकास के लिए 5 वर्षों में कितना 1000 करोड़ रुपया केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जाएगा। ठीक, कार्बी कल्याण परिषद की गठन किया जाएगा, ये बात रहा समझौता में। और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को राज्य के संचित निधि से संसाधन या रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बी आंगलोंग से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड। ये नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा ये डैशबोर्ड जारी किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक डैशबोर्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसमें सहयोग UNDP भी दे रहा है। और अगर बात करें तो इसमें 8 राज्यों को शामिल किया गया है जो नॉर्थ ईस्ट में है। उसमें सबसे पहले नंबर पे किसको स्थान मिला है? तो पूर्वी सिक्किम जिला को मिला है।
वहीं पे गोमती और उत्तरी त्रिपुरा को दूसरा स्थान मिला है। सबसे आखिरी स्थान किसको मिला है? किफिरे नागालैंड को अंतिम स्थान मिला है। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉपर महसीर को सिक्किम की राज्य मछली हो गई है, इसको कैटली भी बोला जाता है और तीस्ता और रंगित नदियों में ये पाया जाता है। 1992 में हमारा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद इस मत्स्य और राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ ने कैटली मछली को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया। वहीं IUCN के रेड डाटा में इसको इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य तेल आयल पाम मिशन, ये ध्यान रखना 18 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी शुरुआत करने की मंजूरी मिल गई, राष्ट्रीय खाद्य तेल आयल पाम मिशन की। अब क्या है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि 2025-26 तक आयल पाम के 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को आच्छादित करना है। कितने लाख हेक्टेयर? 6.5 लाख हेक्टेयर को अतिरिक्त आच्छादित करना है और अंततः इसे बढ़ा के 10 लाख हेक्टेयर तक करना है। दूसरी बात यह है उद्देश्य में कच्चे ताड़ तेल के उत्पादन को 2025-26 तक कितना करना है? 11.20 लाख टन और 29-30 तक इसे बढ़ाकर 28 लाख टन तक पहुंचाना है। ये प्रमुख उद्देश्य हैं इस मिशन के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये 2.0 शुरुआत हुआ है। तो पहली बात है कि 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट किया गया? 1 मई 2016 को। कहां से स्टार्ट किया गया? बलिया से स्टार्ट किया गया। इसमें क्या था, गरीब लोगों को जो पॉवर्टी BPL लोग हैं, बिलो दी पॉवर्टी लेवल, उनको LPG उपलब्ध कराना था। ठीक है। पहले रखा गया था 5 करोड़ LPG उपलब्ध कराना, लेकिन बाद में बढ़ा के उसे 8 करोड़ कर दिया गया और 8 करोड़वां जो LPG कनेक्शन दिया गया वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महाराष्ट्र में औरंगाबाद में वितरित किया गया। ठीक है। अब स्मरणीय तथ्य में देखें तो उजाला 2.0 का शुभारंभ कहां से किया गया है? महोबा से किया गया है। कहां से? महोबा से जारी किया गया और ये आभासी रूप से हुआ। इसमें 1 करोड़ अतिरिक्त LPG देने की बात कही गई है, तो टोटल हो जाएगा 9 करोड़। पहले तो 8 करोड़ और अभी कितना? 1 करोड़ और अतिरिक्त देने की बात कही गई है। ठीक है। अब आ जाओ शून्य अभियान। पहला ये है कि शून्य अभियान कौन चलाया? तो नीति आयोग ने चलाया। क्यों चलाया? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, उसको अपनाने में तेजी लाने के लिए ये शून्य अभियान चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? नीति आयोग द्वारा चलाया गया। ठीक। नेक्स्ट है लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। बस एक तथ्य है, इसे जान लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है उमलिंग ला दर्रा को विश्व की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क के रूप में घोषित किया गया है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची किसको माना जाता था? सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क किसको माना जाता था? वो बोल्विया में था, उसके नाम दर्ज था, लेकिन अभी उमलिंग ला दर्रा को मिल गया है। ये क्या हुआ है इसमें? ये देखो, पहली बात है कि किसके द्वारा बनाया गया है? तो BRO द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। ये 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये विश्व की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क है और इस सड़क का निर्माण 2017 से प्रारंभ हुआ था। किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ था? तो हिमांग प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। और 52 किलोमीटर लंबी डामरीकृत रोड बनाया गया है। उमलिंग ला टॉप से होकर गुजरने वाला यह सड़क लद्दाख के चिसमले और डेमचोक गांव को आपस में जोड़ता है। तो चिसुमल्ले और डेमचोक गांव को आपस में जोड़ता है कौन? उमलिंग ला टॉप या दर्रा। ठीक। अब आते हैं कि हिमांग प्रोजेक्ट क्या है। तो हिमांग प्रोजेक्ट सबसे पहले किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये सड़क अवसंरचना से जुड़ा हुआ है। BRO द्वारा, सीमा सड़क संगठन द्वारा ये लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट हिमांग, और लद्दाख में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए ये हिमांग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसी को प्रोजेक्ट को द माउंटेन टेमर्स भी बोला जाता है। ठीक। अब आ जाओ लद्दाख का राज्य पशु और राज्य पक्षी कौन हो गया? राज्य पशु में देखें तो हिम तेंदुआ हो गया, राज्य पक्षी में काली गर्दन वाले सारस हो गए हैं। ठीक है। जो हिम तेंदुआ है वो IUCN के वनरेबल लिस्ट में शामिल है। इस क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब चलाया गया था भारत का द्वारा? तो 2009 में चलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ये इन्वायरमेंट में पूछता है। और हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। सारस को संकाटसन या नियर थ्रेटेंड काली गर्दन वाले सारस को IUCN रेड लिस्ट में रखा गया है। ठीक है। ये काली गर्दन वाले सारस लद्दाख में चांगथांग क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? चांगथांग क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट हमारा ई रूपी का विकास किसने किया है? तो NPCI ने किया है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किया है। ई रूपी क्या है? एक पूर्व भुगतान या प्रीपेड वाउचर है। ठीक है। ये QR कोड द्वारा या SMS द्वारा दूसरे को भेजा जा सकता है या भुगतान में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि ये DBT को
क्या करेगा, सुदृढ़ करेगा ई वाउचर या ई रूपी। ठीक है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी ई रूपी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सीबीडीसी और ई रूपी में क्या डिफरेंस है। तो सीबीडीसी भविष्य में जारी की जाने वाली एक डिजिटल डिजिटल क्या है, मुद्रा है भारत का, सीबीडीसी। वहीं ई रूपी क्या है, ये राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा एनपीसीआई द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल वाउचर है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये जान लेना। ठीक, नेक्स्ट, सहकारिता मंत्रालय के देखें तो 6 जुलाई 2021 का इसका गठन किया गया। मंत्री कौन बना इसका, अमित शाह बने, और राज्य मंत्री कौन बना, बीएल वर्मा बने। ठीक, अस्मरणीय तथ्य में देखें तो ये जो कोऑपरेशन मिनिस्ट्री है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा, बहुराज्यीय सहकारी समिति है वो विकास में मदद करेगा। यूएन ने 2012 को सहकारिता और का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सहकारिता वर्ष कब मनाया या घोषित किया गया था यूएन द्वारा, तो 2012 को। ठीक, जुलाई माह के प्रथम शनिवार को सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि लोक उद्यम विभाग जो है ना, ये वित्त विभाग में शामिल हो गया। पहले वित्त विभाग में वित्त मंत्रालय में 5 विभाग थे, अब 5 की जगह 6 विभाग हो गए। और लोक उद्यम विभाग किसके अंदर था, तो ये था भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में था। कौन, लोक उद्यम। अब इसको हटा के वित्त मंत्रालय में डाल दिया गया। तो वित्त मंत्रालय के 6 डिपार्टमेंट कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, लोक उद्यम विभाग, इसी को वित्त विभाग में शामिल कर दिया गया। अब जो भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय था उसका नाम चेंज करके भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया, क्योंकि लोक उद्यम जो विभाग था उससे हटा के कहाँ पे डाल दिया गया, वित्त मंत्रालय में डाल दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ बन रहा है, तो ये रन ऑफ कच्छ में बन रहा है गुजरात में। सबसे बड़ा सौर पार्क की स्थापना किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा जिसमें 4750 मेगावाट क्षमता होगी सोलर एनर्जी का। ये यहाँ पे हरित हाइड्रोजन का भी उत्पादन करने की योजना है इस पार्क से। ठीक, एनटीपीसी ने विशाखापट्टनम में स्थित सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र को जलाशय पे तैरते सौर संयंत्र की स्थापना की है। तो एनटीपीसी ने स्थापित किया है एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट में, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में, या बोल दें सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र में। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है। बहुत पहले लॉन्च किया गया, लेकिन इस पे क्वेश्चन बनते रहेंगे 1-2 साल तक। तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है स्मरणीय तथ्य में, पहली बात है कि 75वीं वर्षगांठ भारत की कब मनाया जाएगा, तो 15 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है, ये कितने सप्ताह पूरा पहले स्टार्ट किया गया, तो 75 सप्ताह पहले स्टार्ट किया गया। ये ध्यान रखना, कब स्टार्ट किया, 12 मार्च 2021 को। कहाँ पे, साबरमती पे। याद है कि साबरमती पे दांडी मार्च किया था गांधी जी ने 12 मार्च को, तो वही तिथि निर्धारित किया गया। तो 12 मार्च 2021 को 75 सप्ताह पूर्व स्टार्ट कर दिया गया। और कब तक मनाया जाएगा, तो 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। तो 12 मार्च 2021 से स्टार्ट होके 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। ठीक, अब ये साबरमती से ही स्टार्ट हुआ है आजादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट अगर देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय इंप्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति के गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, गृह मंत्री अमित शाह। वहीं पे देखें तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु सुझाव एवं नीतिगत दिशा निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। अगर देखें आजादी अमृत महोत्सव के मनाने में कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सहयोग करेगी, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय सहयोग करेगी। उद्देश्य क्या है आजादी अमृत महोत्सव मनाने का, तो पहले अनसंग हीरो जो थे उनको सामने लाना। दूसरा क्या है कि 57 से 47 तक जितने स्वतंत्रता संग्राम चले हैं उनको हम अपने देशवासियों या युवा पीढ़ी को जानकारी देना। तीसरी बात है कि हम 75 वर्ष में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं वो बताना। और 25 वर्षों के लिए देश के संकल्प की एक रूपरेखा तैयार करना कि आगे 25 साल में कैसा होगा हमारा देश, उसका संकल्प या रूपरेखा तैयार करना। कितने पिलर हैं अगर देखा जाए ये महोत्सव का, तो 5 स्तंभ है। एक तो है स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा है 75 वर्ष पे विचार, तीसरा है 75 वर्ष पे उपलब्धियां, 75 वर्ष पे कार्य, चौथा और पांचवा है 75 वर्ष पे संकल्प। एक युवा प्रधानमंत्री योजना स्टार्ट किया गया। ये सीधा पूछ लिया जाएगा कि युवा प्रधानमंत्री योजना किससे जुड़ा हुआ है, तो ये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया और 30 वर्ष से कम आयु वाले लड़कों के लिए है। क्या है, युवा यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर के बारे में है। तो इंडिया @75 परियोजना का ये अंग भी है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री युवा योजना लेखकों के लिए है और 30 साल से कम। ठीक है, 30 साल से
कम लड़कों के लेखकों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए। इसके बाद हमारा आता है सूक्ष्म दृष्टियां, जो एक ही वीडियो में सारे सूक्ष्म दृष्टियों को हम लोग कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य है वो समाप्त हो रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।